ओके। तो जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा ही है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, क्यों है? देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, दो तरह के एरियाज से आते हैं। एक तो देखो फ्रीडम स्ट्रगल वाली एरिया, जो 1904 से शुरू होता है और 1947 तक चलता है, जिसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा थीमेटिक एरियाज। थीमेटिक एरिया जैसे रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है। ट्राइबल मूवमेंट से क्वेश्चन आ गया। और थीमेटिक एरिया क्या क्या होते हैं? सोशल रिफॉर्म से क्वेश्चन आ गया, ट्राइबल मूवमेंट से क्वेश्चन आ गया, पीजेंट पीजेंट मूवमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन आएगा आपका एक्ट से, या फिर रेगुलेशन से, या फिर एग्रीकल्चरल या इकोनॉमिक पॉलिसी से क्वेश्चन आ गया, या इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज से क्वेश्चन आ गया। ये सब थीम्स हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको ये सारी चीजें तो स्पेक्ट्रम से पढ़नी ही है और इन सारी चीजों का अलग से नोट्स बनाना है। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में हम ये वाला पोर्शन कवर करने वाले हैं, जो 1904। अब आप पूछोगे 1904 ही क्यों? तो इससे पहले भी देखो, इससे पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, देखो स्टार्ट मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से होती है? एडवेंट ऑफ यूरोपियन से, ठीक है। इसके बाद फॉल ऑफ मुगल एम्पायर होता है, फिर इमरजेंस ऑफ मराठा, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटिक वॉर्स, ये सब होता है। तो इस वाले सेगमेंट से तो क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है, मतलब बहुत रेयर है, और मुझे नहीं लगता है कि इस बार भी आएगा। इसके बाद यहाँ से चलते चलते 1885 में फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस होता है, फिर 1904 तक चीजें कुछ कुछ चलती हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि एक चैप्टर में तो ये दिया स्पेक्ट्रम के, ये वाला आप स्पेक्ट्रम में स्किप कर सकते हो। एक बार 1885 में फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, और इसके पहले फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस से पहले जो प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस थी वो पढ़ लेना, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस पढ़ लेना। उसके बाद आप सीधा आ सकते हो 1904 से 1947 तक की हिस्ट्री पे, जहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से उठ के आता है। क्योंकि जो देखो सिलेबस में क्या मेंशन्ड है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो जो मेन फ्रीडम स्ट्रगल रहा है हमारा, वो 1904 से 1947 तक रहा है, ठीक है। तो अब स्पेक्ट्रम में ये चीज मुझे लगता है कि 250 से 300 पेज में दी हुई है। तो आपको उसको तो पढ़ना ही है। लेकिन देखो, उसके पढ़ने में प्रॉब्लम ये आती है कि ये वाला जो पोर्शन ना, इसमें देयर इज ए चेन ऑफ मल्टीपल इवेंट्स, बहुत सारी चीजें पैरेलली होती रहती हैं, इसलिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो आप इसमें आपको परेशानी ये फेस करनी पड़ेगी कि जब जब आप इसको पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा कि कौन सी चीज कब हो रही है, क्यों हो रही है। तो इस वीडियो का मोटो ये है कि इस वीडियो में आपको मैं जल्दी से, मतलब जितने कम से कम टाइम में हो सके, 1904 से 1947 तक का पूरा भारतीय इतिहास, पूरा आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री, एक तरह से कहानी की तरह आपको मैं रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। कुछ सारी देखो, सारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स बता दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स बता दूंगा, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स बता दूंगा कि जो आपको याद रखनी ही चाहिए, जो प्रीलिम्स में पूछ सकता है। तो ये तो आपको बता दूंगा। दूसरी, आपको एक आपके दिमाग में ना एक स्टोरी लाइन सेट हो जाएगी। जब आपके दिमाग में एक स्टोरी लाइन सेट हो जाएगी, तो अब आप जब स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, अब जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। प्लस ये नोट्स मेरे हैं, तो जब आप इन नोट्स को देखोगे तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि नोट्स कैसे बनाने हैं। प्लस ये जो मेरा नोट्स है, इसमें प्री प्लस मेंस दोनों का मटेरियल है, प्री प्लस मेंस दोनों का मटेरियल। कहीं कहीं पे इसमें एनालिटिकल चीजें भी लिखी हुई हैं जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको इस नोट्स में वही चीज बताऊंगा, मतलब वही उन्हीं चीजों पे फोकस करूंगा जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया कॉन्टेक्स्ट, और आई थिंक कि अब हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो 1904 से 1911 तक में सिग्निफिकेंट चीजें देखते हैं क्या हुआ है। देखो, अभी तक जो 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, और 1885 से 1904, और इससे पहले भी, इससे पहले यहाँ तक अभी तक जो फ्रीडम स्ट्रगल चलती हुई आई है, ये टॉप टू बॉटम, इसको टॉप से बॉटम का फ्रीडम स्ट्रगल बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें बड़े बड़े लीडर्स, पॉलिटिशियंस ही स्ट्रगल कर रहे थे, मासेस का कोई रोल ज्यादा नहीं था। अगर ट्राइबल रिवॉल्ट और पीजेंट और एग्रेरियन रिवॉल्ट इन सबको अगर बीच बीच में छोड़ दें, तो ओवरऑल मासेस का कोई खास
रोल फ्रीडम स्ट्रगल में नहीं था। तो 1904 या मैं ये कहूँ कि 1905 एक इम्पॉर्टेंट ईयर इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ से अब हम अपने भारत में आज़ादी की लड़ाई में मासेस का इन्वॉल्वमेंट को देखना शुरू करते हैं। तो इसीलिए हमें 1904 से स्टार्ट करना है। चलिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है कि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनाउंस कर दिया जाता है। ये किसकी पॉलिसी थी? कर्जन की। हमें याद रखना होगा। जो जो मैं अंडरलाइन या सर्कल करूंगा वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन्हें आप याद रखेंगे। और क्या हुआ 1904 में? कर्जन ने और क्या क्या किया? ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पास कर दिया और इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास कर दिया। ये दोनों बहुत निगेटिव एक्ट्स थे। ठीक है। अच्छा, अब पार्टीशन, आर्किटेक्ट ऑफ पार्टीशन किसको बोलते हैं? लॉर्ड कर्जन को बोलते हैं। ठीक है। बंगाल का पार्टीशन क्यों? क्यों बंगाल का पार्टीशन? तो बंगाल वाज, देखो बंगाल जो अभी का बंगाल है और उस समय जो मतलब उस टाइम का बंगाल था, यूनाइटेड बंगाल जिसको बोलते थे, बिहार, उड़ीसा और असम, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, ये पूरा कंबाइंड था। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया था। ठीक है। तो ब्रिटिश ने रीजन दिया कि बंगाल बहुत बड़ा है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इसीलिए इसको हमें छोटा करना है। लेकिन एक्चुअल रीजन क्या था? एक्चुअल रीजन था डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल, क्योंकि ईस्ट बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी और वेस्ट बंगाल में हिंदू पॉपुलेशन मेजोरिटी में थी। तो इन दोनों में काफी अच्छा यूनिटी था। और उस समय तक बंगाल से धीरे धीरे फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत हो रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इसको पार्टीशन कर देते हैं। तो कांग्रेस ने इस पार्टीशन का अपोजिशन किया था। ठीक है। ये सब बात लिखिए कि बंगाल वाज ए नर्व सेंटर फॉर नेशनलिस्ट एक्टिविटीज, दैट इज व्हाई ब्रिटिशर्स वांटेड टू पार्टीशन द बंगाल। तो बंगाल को लिंग्विस्टिक और रिलीजियस लाइन पे पार्टीशन करने का सोचा। फिर 16 अक्टूबर 1905 को गवर्नमेंट डिस्पाइट कांग्रेस अपोजिशन कंटिन्यूड अहेड एंड नोटिफाइड पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज नोटिफाइड। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद यहाँ पे आइए। ठीक है। हाँ, सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टीशन क्या हुआ? एक्सट्रीमिस्ट आर्ग्यूड फॉर अ रेडिकल चेंज इन कांग्रेस स्ट्रेटजी। ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे थे, देखो आपको पता है कि कांग्रेस में दो पार्ट हो गए थे, दो फ्रैक्शन हो गए थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट कह रहे थे कि अब जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा है उसको हमें अपोज करना चाहिए और उसके अपोजिशन में हमें मासेस का सहारा लेना चाहिए। अब हमें फ्रीडम स्ट्रगल में मासेस को इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट सजेस्टेड द नीड टू इन्वॉल्व द मासेस। 1905 में और क्या हुआ? बनारस सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ। तो हमें याद रखना है कि 1905 में बनारस सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ, जिसका प्रिसाइड किया गोखले जी ने। ठीक है। यहाँ पे कांग्रेस ने पहली बार अडॉप्ट किया मास स्ट्रेटेजी टू अपोज पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो मास स्ट्रेटेजी पहली बार कब अप्लाई किया गया? कब मतलब नोटिफाई किया गया? कांग्रेस ने कब डिसाइड किया कि हमें मासेस का सहारा लेना है? तो 1905 बनारस सेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है। 7 अगस्त 1905 को प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट हो गया। कहाँ पे हुआ? कलकत्ता टाउन हॉल में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। तो बंगाल के पार्टीशन को अपोज करने के लिए 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट का प्रोक्लेमेशन हुआ और कलकत्ता टाउन हॉल में हुआ। ठीक है। क्या था स्वदेशी मूवमेंट? क्या था? देखो 1906 में क्या हुआ फिर? द एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम आया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम में ये बताया गया कि स्वदेशी मूवमेंट को कैसे कंडक्ट करना है। ब्रिटिश गुड को बॉयकॉट करना है, स्वदेशी और इंडिजीनियस गुड को प्रमोट करना है, स्ट्रीट प्ले, पब्लिक स्पीचेस, ठीक है, वॉलेंटरी समिति, डोर टू डोर कैंपेन, ये सब होने लगे। ठीक है। तिलक जी ने स्वदेशी वास्तु प्रचारणी सभा को बनाया। तो ये फैक्ट याद रखना, तिलक ने बनाया स्वदेशी वास्तु प्रचारणी सभा। ठीक है। तो फर्स्ट मास स्ट्रगल बोल सकते हैं मूवमेंट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल बिफोर गांधी। गांधी के पहले पहला मास स्ट्रगल कौन सा था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है। गांधी जी ने भी बाद में इसी तरह के टेक्निक्स का यूज किया। अब इस मूवमेंट से रिलेटेड, स्वदेशी मूवमेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। स्वदेशी मूवमेंट को पूना और बॉम्बे में हेड किया तिलक जी ने। पंजाब में लाला लाजपत राय अजीत सिंह ने हेड किया था। दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने हेड किया था। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। ठीक है। अमार सुनार बांग्ला जो गीत लिखा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। इसी टाइम पे लिखा था, इसी प्रोटेस्ट के दौरान 1905 और 1906 में। रक्षाबंधन का त्यौहार भी इन्होंने सेलिब्रेट किया था सॉलिडेरिटी में, प्रोटेस्ट के अगेंस्ट। ठीक है। और स्वदेश गीतम भी ये आपके सुब्रमण्यम भारती, इन्होंने एक स्वदेश गीतम नाम की बुक लिखा था। बिपिन चंद्रपाल एडिटर ऑफ न्यू इंडिया बने थे। ठीक है। अब देखिए, मॉडरेट्स जो थे
ये कहते थे कि ये जो हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट जो मूवमेंट हो रहा स्वदेशी मूवमेंट, उसको बंगाल से बाहर मत ले जाइए। एक्सट्रीमिस्ट जिसमें लाल बाल पाल लोग थे और अरबिंदो घोष थे, ये कहते थे कि ये इस पक्ष में थे कि इस अगेंस्ट पार्टीशन के जो मूवमेंट चल रही स्वदेशी मूवमेंट चल रही है उसको पैन इंडिया किया जाए ताकि ब्रिटिशर्स को और सेटबैक हो। तो यही सारी प्रॉब्लम्स कांग्रेस के अंदर ही शुरू हो गई थी। फिर 1906 में होता है कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस, जिसको हेड करते हैं दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, इस कलकत्ता कांग्रेस सेशन में एक कॉम्प्रोमाइज हुआ किसके किसके बीच में। कलकत्ता कांग्रेस सेशन में जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच में फ्रैक्शन आ गया तो उसके बीच में एक कॉम्प्रोमाइज होता है। कांग्रेस में को बोला जाता, कांग्रेस कहती है कि अब हम स्वराज की मांग करेंगे, तो स्वराज, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे कि स्वराज की मांग करो, ठीक है, तो कांग्रेस ने मान लिया कि हाँ स्वराज की मांग की जाएगी अब, बट वो डिस्ट्रिक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, बट कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से स्वराज की मांग करेंगे। स्वराज क्या होगा, ऑन द लाइन ऑफ व्हाइट कॉलोनी, जिस तरह की और भी व्हाइट कॉलोनी जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उनमें जिस तरह का रूल है हम उस तरह की मांग करेंगे। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बस इतना याद रखो कि 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के सेशन को हेड किया था। ठीक है, फिर अब स्वदेशी मूवमेंट को बंगाल से बाहर ले जाना है, पैन इंडिया बनाना है कि नहीं बनाना है, ये वाला क्वेश्चन अनएड्रेस्ड रह गया। ठीक है, चलिए फिर 1907 में क्या होता है, 1907 में सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस होता है। 1906 में क्या हुआ था, कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था। 1907 में सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ। सूरत उस समय बॉम्बे प्रोविंस का पार्ट था और रस बिहारी घोष जी ने इसको प्रिसाइड किया। तो देखो, एक्सट्रीमिस्ट जो फ्रैक्शन था उस समय कांग्रेस का, वो चाहता था कि इस सूरत सेशन, इस 1907 वाले कांग्रेस सेशन में तिलक जी प्रिसाइड करें, लेकिन तिलक जी प्रिसाइड न कर पाए, इसीलिए ये सेशन सूरत में रखा गया। क्योंकि उस समय ये नियम था कि जिस प्रोविंस में कांग्रेस का सेशन होगा उस प्रोविंस का कोई भी रेजिडेंट या सिटीजन उसको प्रिसाइड नहीं कर सकता है। तिलक प्रिसाइड न कर पाए, इसीलिए 1907 का वाला सेशन बॉम्बे प्रोविंस में रखा गया, यानी सूरत में रखा गया। ठीक है, इससे भी एक्सट्रीमिस्ट फ्रैक्शन नाराज हुआ और मूवमेंट को पैन इंडिया बनाना है कि नहीं बनाना है, इस पे भी ये मॉडरेट लोग नहीं मान रहे थे, इससे भी एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन नाराज हुआ। इसीलिए 1907 में क्या हो गया, कांग्रेस का स्प्लिट हो गया। तो हमें याद रखना है कि 1907 इन सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस गॉट स्प्लिट, कांग्रेस का स्प्लिट हो गया। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। और 90 उसी टाइम पे और क्या क्या चीजें हुई थी, सेडिशियस मीटिंग एक्ट आया 1907 में, इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट आया 1908 में, और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया 1908 में। बस हमें सन याद रखना है और बस इतना सा जानना है कि ये जो एक्ट्स आ रहे थे वो ब्रिटिशर्स लेकर आ रहे थे ताकि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को दबाया जा सके। ठीक है, और फिर जैसे ही कांग्रेस का स्प्लिट हुआ, मॉडरेट्स बन गए मेन लाइन कांग्रेस और एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया। और फिर क्रैक डाउन शुरू हो गया एक्सट्रीमिस्ट लीडर पे। ठीक है, तिलक को जेल हो गया 1908 में, तिलक वॉज जेल्ड। देखो, कहानी की तरह समझते रहो, अभी कुछ भी याद करने पे जोर मत दो, एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो वैसे भी आपको किसी स्पेक्ट्रम में ये चीजें पढ़नी ही हैं, लेकिन कहानी आपको पहले पता रहेगी तो स्पेक्ट्रम में पढ़ना आसान हो जाएगा। बाद में फिर इस वीडियो पे आके स्पेक्ट्रम पढ़ लेना, फिर इस वीडियो पे आके एक बार रिवाइज कर लेना, फिर आपको एकदम आपके दिमाग में कॉन्क्रीट हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक रुको, बीच में ऐसे चले मत जाना बोर होके, क्योंकि जब तक कहानी के अंत तक नहीं पहुंचोगे तब तक आपको कहानी का स्टार्टिंग और मिडिल आपको सेंस नहीं बनाएगा। हर चीज इंटर रिलेटेड है और मैं दिखाऊंगा भी सब कुछ इंटर रिलेट करके, ताकि आपको याद रखना आसान हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही मॉडरेट्स का साथ छूटा एक्सट्रीमिस्ट से, तो एक्सट्रीमिस्ट पे ब्रिटिशर ने क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया। तिलक को जेल हो गया 6 साल के लिए 1908 में। अब देखो, ध्यान रखो, 1908 में तिलक जेल जाते हैं 6 साल के लिए, तो रिहा कब होंगे, 1914 में तिलक रिहा होंगे। और जब तिलक रिहा होंगे तो देखना फिर अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या नए मोड़ आएंगे। और फिर अरबिंदो घोष भाई भी रिटायर हो गए और लाला लाजपत राय लंदन चले गए। ठीक है, और मॉडरेट्स, अब एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो तो उनके ऊपर तो क्रैकडाउन हो गया। मॉडरेट्स तो भाई बड़े बड़े लोग थे और इनके पास लेकिन मास का बेस नहीं था, तो मॉडरेट्स वेयर लेफ्ट विदाउट ए मास बेस। अब ये 1905 और 19 से 1907 तक हमारा ये कांग्रेस क्या कर रही थी, स्वदेशी मूवमेंट कर रही थी, है ना। लेकिन इसी के पैरेलली और क्या घटना हो रहा था, इसके पैरेलली और क्या घटना हुआ, तो 1906 में सिमिलर डिप्यूटेशन और फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग होता है। सिमिलर डिप्यूटेशन क्या था, सिमिलर डिप्यूटेशन को आगा खान
वाज ए रेजिडेंट ऑफ और नवाब ऑफ ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल के एक व्यक्ति थे आगा खान। तो इन्होंने अंग्रेजों के पास एक डेपुटेशन लेके गए और ये कहते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ना, जिसको कांग्रेस अपोज कर रही है, कांग्रेस गलत कर रही है, आप ये पार्टीशन करिए, ये पार्टीशन जरूरी है। तो ये इन लोग सपोर्ट दे रहे थे। ठीक है, तो सिमला डेपुटेशन टू कैन ऑफिशियल डेलीगेशन टू द मुस्लिम लैंडेड इलीट्स। ये मुस्लिम लैंडेड इलीट्स सब मुसलमान जमींदार थे जो कि ईस्ट बंगाल में मुस्लिम क्योंकि मेजोरिटी में होने वाले थे और ये ट्रैप में फंस चुके थे ब्रिटिशर्स के डिवाइड एंड रूल के। तो इसलिए ये ईस्ट बंगाल के लोग एक सिमिलर डेपुटेशन बनाते हैं और ब्रिटिशर्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके बदले में हमें आप एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे देना। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां जो कॉन्स्टिट्यूंसी मुस्लिम मेजोरिटी है उसमें हमारी सीट फिक्स कर दो कि यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन के लिए सिर्फ मुस्लिम ही खड़ा होगा और सिर्फ मुस्लिम ही इसको वोट करेंगे, ताकि यहाँ से श्योरली मुस्लिम ही जीते और वो मुस्लिम मुस्लिम मतलब इनकी पार्टी का हो। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर दी इन्होंने और इन्होंने कहा कि हम आपका सपोर्ट करेंगे पार्टीशन में। ठीक है, तो इसकी वजह से ब्रिटिशर्स को एक चांस मिल गया ये बोलने का कि देखो हमारा पार्टीशन का डिसीजन लेजिटिमेट है क्योंकि यहाँ के जो मेजॉरिटी लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हुआ। आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह इन लोगों ने मिलके फिर मुस्लिम लीग को भी बनाया। तो सिमला डेपुटेशन वाज ए प्रिकर्सर ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक बात? चलिए, मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश हुआ 1906 में। मुस्लिम लीग वाज प्रिडोमिनेंटली एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंडेड इलीट ऑफ ईस्ट बंगाल। ठीक है, ठीक है, चलो अब हमने देखा कि 1907 तक जो भी एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप थी कांग्रेस की सब पे क्रैकडाउन हो चुका था। लाजपत राय साहब जेल चले गए थे। तो जब भी कोई मूवमेंट जो कि ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट है वो जब फिजल आउट होता है ना, जब फिजल आउट होता है, इस मूवमेंट में देखो यूथ, कोई भी देखो कोई भी क्रांतिकारी मूवमेंट होगा उसमें यूथ जुड़ी होती है और इन्हीं यूथ का लीडरशिप कर रहे होते हैं बड़े बड़े नेता लोग, तिलक जैसे नेता लोग। लेकिन जैसे ही मूवमेंट फिजल आउट होगा तो ये यूथ का जो वो एक था ना, एक इंथुजियाज्म था, वो डाउन हो जाएगा। ये और गुस्सा हो जाएंगे ये लोग अपने अपने नेता को जेल वगैरह में जाने की वजह से। तो ये लोग फिर क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देंगे, इसी को बोलते हैं मिलिटेंट नेशनलिज्म। तो 1908 में द ओपन फेज ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल केम टू एन एंड। तो ओपनली जो मूवमेंट चल रहा था स्वदेशी मूवमेंट के नाम पे वो तो बंद हो गया, लेकिन जो यूथ था, एज यूथ ऑफ बंगाल वाज लीडरलेस आफ्टर एक्सट्रीमिस्ट वेयर सप्रेस्ड, तो यूथ लीडरलेस हो गया। तो यहाँ से मिलिटेंट नेशनलिज्म का फेज शुरू होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट फेज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। तो दो तीन चीजें याद रखेंगे यहाँ पे, युगांतर एक ऑर्गेनाइजेशन था, पॉपुलर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये लोग इंस्पायर्ड थे आयरिश गुरिल्ला फोर्सेस से। तो उनकी तरह से ये विश्वास करते थे कि वायलेंस में विश्वास करते थे। तो 1908 से 1911 तक ये फेज चला, क्रांतिकारी फेज चला। ठीक है, फिर इन्हीं सब की वजह से 1911 में गवर्नमेंट कॉल्ड ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल को फिर गवर्नमेंट ने रोल बैक कर लिया। इन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे पार्टीशन अब। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज रोल बैक। ठीक है, अब क्यों रोल बैक किया गया था? क्योंकि जो पार्टीशन ऑफ why called off that the British decision of partition of Bengal had become an emblem of a symbol of British misgovernance in India. The aim of weakening the Congress had been fulfilled. तो उनका एम था कांग्रेस वीक हो जाए। कांग्रेस तो वीक हो गई तो उनका एम फुलफिल हो गया, और क्योंकि इससे बहुत नेगेटिव इमेज जा रही थी ब्रिटिशर्स की ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए भी पार्टीशन ऑफ बंगाल को कॉल ऑफ कर लिया गया। अब देखो 1909 में ये एक्ट आता है, इंपॉर्टेंट एक्ट है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इसको काउंसिल एक्ट भी बोलते हैं, ऑफ 1909। तो जिस तरह से हमने देखा कि 1906 में मुस्लिम लीग सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड कर रही थी, तो बेसिकली उसी डिमांड को इस वाले एक्ट में फुलफिल किया गया। तो इस एक्ट में क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिया गया। ठीक, और यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस वेयर टू बी इन ए मेजोरिटी विथ, देखो प्रोविंशियल लेवल पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था वहां पे अब इंडियंस जो है 50% से ज्यादा हो सकते थे। ठीक है, तो मॉडरेट्स का ये डिमांड था तो इसको भी मान लिया गया। लेकिन जो सारे इंडियंस होंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो इलेक्टेड नहीं होंगे, कुछ को सिलेक्ट भी किया जाएगा। तो इलेक्टेड इंडियंस आर स्टिल माइनॉरिटी। तो भले अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियंस जो है मेजोरिटी में हो जाएंगे, लेकिन इलेक्टेड इंडियंस जो होंगे वो अभी भी माइनॉरिटी में होंगे। ठीक है,
विमेन को अभी तक भी वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया, वोटिंग राइट्स विमेन को अभी तक नहीं मिला। और बजट पे हम वोट नहीं कर सकते थे अभी भी, मतलब इंडियंस जो हैं बजट पे अभी भी वोट नहीं करते, मतलब बजट पे अभी भी वोटिंग नहीं होती थी। तो मॉर्लेमेंटो में ये सारी चीजें हुई। अब ये सब ठीक है, ये सब मीन्स के लिए है, हटा देते हैं। ठीक है, तो हमने 1905 से 1911 तक, 1909 तक की चीजें देख ली। क्या क्या सिग्निफिकेंट चीजें थी? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ, और पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ, सूरत स्प्लिट हुआ, कांग्रेस स्प्लिट हुई सूरत में। ठीक है, और 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुआ। अगर क्वेश्चन आना होगा इस वाले टाइमलाइन से तो 1 2 3 4 इन्हीं चारों में से किसी एक चीज पे क्वेश्चन आएगा। और जाहिर सी बात है कि सब पे क्वेश्चन एक एक बार आ चुका है, तो अब आप बस ये चार चीजें आपको पढ़ के जानी है इस टाइमलाइन से। अब बात करते हैं 1909 के बाद क्या हुआ, मतलब 1911 से लेकर 1921 तक क्या क्या मेन मेन चीजें हुई। तो हमें पता है कि 1914 में वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो जाता है। तो वर्ल्ड वॉर वन की वेक में कुछ मिलिटेंट जो है, मिलिटेंट एक्टिविटीज फिर से होती हैं, गदर वगैरह टाइप की। फिर 1916 में होम रूल शुरू होता है। ठीक है, 1916 में लखनऊ पैक्ट भी होता है। 1917 में गांधी जी हीरो की तरह एंट्री लेते हैं इंडियन सीन में। ठीक है, 1919 में मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी होते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें 1911 से 1921 के बीच में हुई, जिसको हमें पढ़ना है। एक बार ब्रीफली टाइमलाइन को देख लेते हैं, फिर हम इसको डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। मैंने आपको बताया था कि तिलक को जेल हो गई थी 1908 में, तिलक को जेल हो गई थी, 6 साल की जेल हुई थी, तो तिलक छूट जाएंगे 1914 में। हीरो इज बैक नाउ। तो तिलक 1914 में छूट गए। तिलक जी वॉज रिलीज फ्रॉम जेल। और 1914 में ही वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो जाता है। तो ठीक है, वर्ल्ड वॉर के में ही गदर पार्टी बनती है, और तिलक जी होम रूल लीग मूवमेंट शुरू करते हैं। दोनों चीजें क्या थी अभी मैं आगे बताऊंगा। अब फिर से मजा आने वाला है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, क्योंकि तिलक जी आ चुके हैं। फिर 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है। क्या था लखनऊ पैक्ट? लखनऊ पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या था लखनऊ पैक्ट, ये सब भी आगे मैं बताऊंगा। 1917 में द मैन, द मिथ, द लीजेंड, अराइवल ऑफ गांधी इन इंडियन पॉलिटिक्स। गांधी जी साउथ अफ्रीका से आ जाते हैं भारत में और शुरू करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल। 1918 में खिलाफत वगैरह था, रशियन रिवॉल्यूशन होता है। 1919 बहुत हैपनिंग ईयर रहा। रॉलेट एक्ट आया, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बोलते हैं। जलियांवाला बाग भी 1919 में हुआ, और हंटर कमीशन की रिपोर्ट भी 1919 में आई। क्या टाइमलाइन थी, कैसे कैसे ये चेन ऑफ इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं अभी बताऊंगा मैं। 1920 में नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस होता है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है। तो हमें 1911 से लेकर 1921 के बीच में ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, इससे क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा चांसेस है, मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 1914 में क्या हुआ? इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। जैसा कि मैंने बताया कि 1914 में वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो गया। तो वर्ल्ड वॉर वन का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे क्या इम्पैक्ट रहा? तो मोर देन 2 लाख ट्रूप्स वेयर इन्वॉल्व इन वर्ल्ड वॉर वन। तो वर्ल्ड वॉर वन में 2 लाख से ज्यादा इंडियन सिपाही ब्रिटिशर्स की तरफ से वर्ल्ड वॉर वन में लड़ रहे थे। ठीक है, लीडर्स डिडंट अपोज इन द होप दे विल गेट अ पे बैक टू दिस लॉयल्टी। और जो हमारे इंडियन लीडर्स थे वो इसका अपोज भी इन्होंने नहीं किया। इन्होंने सोचा कि हम जो ये फेवर दे रहे हैं ब्रिटिशर्स को, इसके रिटर्न में हमें कुछ ना कुछ ब्रिटिशर्स इनाम देंगे, हो सकता है हमें स्वराज दे दें, हो सकता है कि सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ रूलिंग ऑर्गेनाइजेशन बना दें। तो कुछ ना कुछ इनको आपसी में मिलेगा, इस वजह से अपोज नहीं किया। 1914 में जैसा कि मैंने बताया, तिलक वॉज रिलीज फ्रॉम जेल। अब तिलक जी जब जेल से निकले तो फिर एनी बेसंत के साथ मिलकर इन्होंने कांग्रेस, क्योंकि स्प्लिट हो चुकी थी, तो कांग्रेस में रिकॉन्सिलिएशन हो सके इसके लिए काम करने लगे। ठीक है, तिलक offered assurance to the moderates that he was ready to forgo the demand for a mass movement to directly overthrow the British। तिलक बाहर आके बोलते हैं 1914 में कि मॉडरेट्स को बोलते हैं कि चलो आप हमारे साथ आ जाओ, फिर से हम लोग कांग्रेस को यूनाइट करते हैं, और आपके हम ये बात मान लेते हैं कि हम ब्रिटिश को डायरेक्टली ओवरथ्रो करने की डिमांड और मासेस को इन्वॉल्व करने की डिमांड को छोड़ देंगे। क्योंकि जो मॉडरेट्स थे उनको पीपीपी वाला मेथड पसंद था, पेटिशन, प्रेयर और प्रोपागंडा का मेथड इनको पसंद था। तो ये सोचते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से हम ब्रिटिशर्स को मना लेंगे या उनसे अपनी डिमांड को मनवा लेंगे। ये नहीं चाहते थे कि मास स्ट्रगल हो,
लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, आम जनता को इन्वॉल्व किया जाए। मॉडरेट्स ये नहीं चाहते थे, जबकि एक्सट्रीमिस्ट जो थे, तिलक जैसे लोग थे, लाल बाल पाल जैसे लोग थे, ये लोग चाहते थे कि कोई भी ब्रिटिशर से कोई भी बातचीत करने की जरूरत नहीं है और सीधा सीधा मासेस को इन्वॉल्व करो और बड़े बड़े आंदोलन करो। ये मॉडरेट्स नहीं चाहते थे। लेकिन फिर तिलक जब जेल से आजाद होते हैं तो ये बोलते हैं कि चलो मॉडरेट्स लोग, तुम्हारी हम ये बात मान लेते हैं, मासेस को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन चलो यूनाइट हो जाते हैं। और फिर तिलक और एनी बसंत मिलके होम रूल लीग मूवमेंट को भी स्टार्ट करते हैं। होम रूल लीग मूवमेंट का क्या था? टू क्रिएट ए पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमॉन्ग इंडियन मासेस। तो इंडियन मासेस को जगाने का एक मूवमेंट था, ठीक है, ताकि एक प्रेशर एग्जर्ट किया जा सके ब्रिटिशर्स पे। इंडियन मासेस को ये बताया जाए कि देखो हम ब्रिटिशर्स के लिए लड़ रहे हैं, तो इसके एवज में ब्रिटिशर्स को हमें सपोर्ट करना चाहिए। और दैट इंडियन एक्सपेक्टेड दैट द ब्रिटिशर्स वुड रीपे। हाँ, तो इंडियन को बताया जाए कि ब्रिटिशर्स हमें रीपे करेंगे, और ताकि ब्रिटिशर्स पे प्रेशर बन सके रीपे करने का। तो ये प्लेस के थ्रू, पब्लिक स्पीचेस के थ्रू ये सब मतलब करते थे इन लोग। तो दो फ्रैक्शन थे होम रूल लीग मूवमेंट के दो फैक्शन थे। एक को अनी बसंत जी हेड करती थी, एक को तिलक साहब हेड करते थे। तो तिलक साहब का हेडक्वार्टर बॉम्बे में था और बसंत जी का मद्रास में था, ठीक है। चलिए, तो ये तो होम रूल लीग मूवमेंट हो गया जो तिलक और अनी बसंत बनाए 1916 में। और क्या हुआ वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे? वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे गदर पार्टी स्टार्ट हुई 1913 में। लाला हरदयाल, बरकतुल्ला खान और सोहन सिंह बाखना, ये लोग और इनके साथ और कई लोगों ने मिलके सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए में 1913 में गदर पार्टी को ऑर्गेनाइज करा। क्यों बनाया गदर पार्टी? ये चाहते थे कि एक म्यूटिनी, एक विद्रोह हो जाए उन भारतीय सैनिकों में जो वर्ल्ड वार में अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे हैं, जो विदेशों में पोस्टेड है या फिर इंडिया में ही पोस्टेड हैं, लेकिन जो ब्रिटिशर्स के सैनिक हैं लेकिन वो इंडियन है, उनमें विद्रोह कराया जाए। इसलिए गदर पार्टी को ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक है। और इसी टाइम पे 1914 में एक कोमागाता मारू इंसिडेंट हो जाता है। कोमागातो मारू इंसिडेंट क्या था? देखो, ब्रिटिशर्स ने एक कॉन्टिन्यूअस पैसेज एक्ट पास किया था, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस पैसेज एक्ट में उन्होंने ये कहा था कि ये मतलब ये एक्ट इसलिए पास किया गया था टू डिसअलाउ एनी माइग्रेंट कमिंग टू कनाडा फॉर बीइंग ए लीगल माइग्रेंट इफ द फॉलोइंग कंडीशंस वेयर नॉट फुलफिल्ड। तो देखो, जो भी माइग्रेंट, देखो मान लो ये कनाडा है, तो जो भी माइग्रेंट कनाडा जा रहे हैं, तो यहाँ कनाडा में ये आए, लीगली आ सकें, इसके लिए दो कंडीशन रखी गई इस एक्ट के अंदर। पहली कंडीशन ये कि जब भी आप कनाडा आएंगे तो जहां से चलेंगे वहां से नॉन स्टॉप आएंगे, बीच में कहीं आपको हॉल्ट नहीं लेना है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये कि जब आप कनाडा में एंटर करेंगे तो आपके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए। तो अब क्योंकि इंडियंस तो गरीब थे, तो इंडियंस कुड नॉट हैव दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी, तो इनडायरेक्टली ये चाह रहे थे ब्रिटिशर्स कि कनाडा में इंडियंस ना जा पाए, तो इसीलिए उन्होंने कॉन्टिन्यूअस पैसेज एक्ट पास किया करा। लेकिन फिर एक जहाज जो थी इसमें बहुत सारे इंडियन भरे हुए थे, हांगकांग से ये जहाज चलती है और पहला वाला रूल तो फॉलो कर लेती है, बिना रुके 35-40 दिन की जर्नी को लगातार करके कनाडा पहुंचते हैं ये लोग, इसमें इंडियंस लेबरर्स थे। लेकिन फिर भी इनको कनाडा में घुसने नहीं दिया जाता है क्योंकि इनके पास ये मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी, ये सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा था। इसकी वजह से इनको कनाडा में घुसने नहीं दिया गया। और कनाडा में इनको घुसने नहीं दिया गया तो फिर इनको वापस भेज दिया गया। तो जब ये वापस आए, almost 320 इंडियन माइग्रेंट्स अंडरटुक एन आर्डुअस जर्नी। अच्छा, 55 दिन की जर्नी करके ये हांगकांग से वैंकूवर गए, मतलब कनाडा गए। लेकिन डिस्पाइट ऑफ कॉम्प्लाइंग विद द कंडीशंस दे हैव डिसअलाउड टू एंटर कनाडा। उनको कनाडा में घुसने नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि इनके पास फाइनेंसेस अधिक नहीं थे, कंडीशन 2 फुलफिल नहीं हो रही थी। तो इनको रिटर्न कर दिया गया। तो जब रिटर्न करके ये आए तो कलकत्ता पोर्ट पे आए, लेकिन कलकत्ता पोर्ट पे इनको ये उतरने से ही मना कर दिए। और फिर इनके और पुलिस वालों के बीच में झड़प हुई और 22 इंडियंस मर गए। 22 इंडियंस को मार दिया गया, पुलिस वालों ने मार दिया। तो ये जो इंसिडेंट था अपने आप में बहुत खराब इंसिडेंट हुआ, ठीक है। तो प्रोवोक्ड ए स्ट्रॉन्ग एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट इन पंजाब। और इन 22 इंडियंस में अधिकतर पंजाब के लोग थे, कनाडा जाने वाले, है ना। हाँ, तो एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट जो था पंजाब के लोगों में बहुत ज्यादा आ गया। और गदर पार्टी ट्राइड टू कैपिटलाइज अपॉन दिस। और गदर पार्टी को मौका मिल गया कि इस इंसिडेंट्स को भुनाने के लिए, और ताकि इसका हेल्प लेके एक विद्रोह खड़ा किया जाए ब्रिटिश सोल्जर्स में, मतलब जो इंडियन सोल्जर्स हैं, ब्रिटिश इंडियन ट्रूप्स हैं,
ब्रिटिश के अंडर काम कर रहे हैं, जो पंजाब में स्टेशन है। लेकिन ब्रिटिशर्स को इसकी भनक लग गई और ये प्लान फेल कर दिया गया, और उसके बाद डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 आ गया, जिसकी वजह से ये प्लान फेल हो गया। तो क्या समझ में आया अभी तक हमको? 1914 में देखो, बहुत ज्यादा डूबना नहीं है, स्पेक्ट्रम पढ़ना ध्यान से, अभी बस कहानी समझो। 1914 में तिलक जी जेल से बाहर आ गए। 1916 में होम रूल लीग चलाया। 1913 में गदर पार्टी बनी। 1914 में कामागाता मारू इंसिडेंट हुआ। 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ। और कैसे ये सब आपस में रिलेटेड है ये मैंने आपको बता दिया। सिग्निफिकेंस क्या था गदर पार्टी का, कितना पास हुआ, कितना फेल हुआ तो क्यों फेल हुआ, इससे हमें क्या सीख मिलती है, ये सब ये कहानी फिर कभी, क्योंकि ये मेंस का माल है। तो छोड़िए, रीजंस फॉर फेलियर वगैरह ये सब छोड़िए, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि 1914 में ही जैसे तिलक जी जेल से छूटे थे, तभी से कांग्रेस को फिर से यूनिफाई करने के प्रयास जो है तिलक जी और एनी बसंत ने चालू कर दिया था। तो अब ये एक इम्पोर्टेंट सेशन होता है 1916 में। यार थोड़ा सा ना बेयर विथ मी यार, क्योंकि सर्दी जुकाम हुआ है। एक्चुअली मैं प्रयागराज चला गया था, और जितने लोग प्रयागराज से लौट रहे हैं ना, सबको बुखार हो जा रहा है। तो मुझे 3-4 दिन से है, इसलिए वीडियो भी मेरी मतलब कोई इंडिविजुअल वीडियो अभी नहीं आ पा रही है। मैं मतलब ये वाला वीडियो मैं बना रहा हूँ, सो मैं कंप्लीट करूंगा। और अभी पीटी वाली वीडियोज पेंडिंग है, तो वो पीटी वाली वीडियो भी मतलब पहला मेरा प्रायोरिटी है कि इस वीडियो के बाद मैं डायरेक्टली साइंस एंड टेक वाली पीटी पे काम करूंगा, क्योंकि वो बहुत ना कॉन्सेप्ट हैवी वीडियो है। तो उस पर काम करूंगा, और मेरा एम है कि वो वीडियो पढ़ने के बाद वो वाली पीटी, वो लंबी हो सकता है पार्ट में भी आए, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस को भी उसी में इंक्लूड कर दूंगा। लेकिन उस वीडियो के बाद आपको साइंस एंड टेक में कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, बिलीव मी। तो यार खैर, वो आएगी तो आएगी, देखेंगे जल्दी ही आ जाए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, 1916 में कांग्रेस का लखनऊ सेशन होता है। लखनऊ सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द रीयूनिफिकेशन ऑफ कांग्रेस हैपेंड इन 1916। तो 1916 में कांग्रेस रीयूनिफाई होती है, जैसे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फिर से एक दूसरे से मिल जाते हैं, कांग्रेस रीयूनिफाई हो जाती है 1916 के लखनऊ सेशन में, ठीक है। इस लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस को प्रेसाइड किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने, याद रखना, ठीक है। और लखनऊ में ही, उसी लखनऊ सेशन में ही एक लखनऊ पैक्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ पैक्ट होता है, इसको तिलक जिन्ना पैक्ट भी बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया 1906 में मुस्लिम लीग बन गई थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दो पार्टियां अब थी इंडिया में, और ये दोनों पार्टियां अब इस लखनऊ पैक्ट के कहती हैं, लखनऊ पैक्ट में, कि अब हम दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे और अंग्रेजों के खिलाफ एक दूसरे के साथ मिलकर स्ट्रगल करेंगे। फ्रॉम नाउ ऑन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू अडॉप्ट ए ज्वाइंट एंटी इंपीरियलिस्ट स्टैंड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो अब हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई है ना, मिलकर लड़ेंगे। तो लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग जो थी एंटी इंपीरियलिस्ट पोजीशन इन्होंने लिया। पहले इनका पोजीशन एंटी इंपीरियलिस्ट नहीं था, पहले इनका पोजीशन एंटी कांग्रेस था। ये बोलते थे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दो, हमको गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन दे दो, ये सब मांगते थे। लेकिन 1916 में लखनऊ पैक्ट के बाद मुस्लिम लीग ने कहा कि अब हम भी एंटी इंपीरियलिस्ट हैं और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ाई करेंगे, और कोऑर्डिनेशन हुआ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। अब क्यों हुआ, क्या हुआ, इसी सब जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, ठीक है। 1916 तक का मामला क्लियर है। 1917 के बाद क्या होता है, गांधी जी सीन में एंटर करते हैं। तो अब गांधी जी, सबको पता है कि साउथ अफ्रीका में लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। उसके बाद साउथ अफ्रीका में अपना हथियार में धार देने के बाद जो है, गांधी जी 1917 में भारत में आते हैं। साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या किया, क्या क्या किया, इससे ये खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब आप पढ़ लेना, लेकिन मैं नहीं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। कुछ कुछ तो उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था, कुछ कुछ काम किए थे, उससे क्वेश्चन नहीं आता ज्यादा, तो छोड़िए। हाँ, तो इंडिया में जब गांधी जी आते हैं तो ये एक जर्नल निकालते हैं, यंग इंडिया, याद रखना है कौन सा जर्नल, यंग इंडिया, 1918 में, ठीक है। गांधी जी इसमें अपने एक्सपीरियंसेस को लिखते हैं, जो साउथ अफ्रीका में इन्होंने एक्सपीरियंस किया, और इस वजह से ये बहुत पॉपुलर हो जाते हैं इंडिया में। हालांकि इंडिया में वैसे ही बहुत पॉपुलर थे ये, जब न्यूज आता था कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने ये तोप चला दिया, वो तोप चला दिया, मतलब तोप नहीं चलाया, मतलब ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, तो इंडिया में काफी ये फेमस हो चुके थे, ठीक है। तो गांधी जी पहले से, अपने आने से पहले ही फेमस थे, ठीक है। कुछ फैक्ट्स गांधी जी के बारे में देख लेते हैं। इंडियन ओपिनियन नाम का एक न्यूज़पेपर गांधी जी ने निकाला था। नेटाल इंडियन कांग्रेस, गांधी जी ने जब साउथ अफ्रीका में थे तो उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन वहां पे बनाया था। टोल्स्टॉय फार्म, प्लेस ऑफ रिजाइड ऑफ गांधी एंड हिज सपोर्टर्स इन
एक्सट्रीमिस्ट फेज। तो गांधी जी टोलेस्टाय फार्म नाम की एक जगह बनाए थे, एक आश्रम बनाया था साउथ अफ्रीका में। यंग इंडिया जर्नल फाउंडेड बाय गांधी। तो ये सब वो है। गांधी जी जब इंडिया में आते हैं तो 3 धमाकेदार अपने छोटे छोटे से मूवमेंट करते हैं। पहला चंपारण सत्याग्रह करते हैं 1917 में। इसको फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस बोला जाता है। बस इतना याद रखो कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस इसी को बोला जाता है। इसमें इशू क्या था, जो यूरोपियन प्लांटर्स थे और इंडियन पीजेंट्स थे, उनके बीच में बवाल चल रहा था। ये लोग इंडिगो का फोर्स कल्टीवेशन कराते थे। 3 कठिया सिस्टम चलता था। 3 कठिया सिस्टम का मतलब क्या होता था कि आपकी जमीन का जो 3/20वां हिस्सा है, 3/3 आउट ऑफ 20th ऑफ द लैंड ऑफ पीजेंट्स वाज टू बी कल्टीवेटेड विथ इंगो। इसमें कंपल्सरली इंडिगो उगाना होता था, ठीक है। और इंडियन पीजेंट्स थे जो ये बहुत ज़्यादा मतलब इंडिगो उगाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था वो बहुत कम था। तो ये सब प्रॉब्लम थी। तो गांधी जी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कराया था कैसे कैसे, तो ठीक है, फर्स्ट डिसोबीडियंस करके। तो 3 कठिया वाला प्रॉब्लम गांधी जी ने सॉल्व करा दिया। कहाँ पे सॉल्व कराया? चंपारण में सॉल्व कराया, इसलिए इसको चंपारण सत्याग्रह भी बोलते हैं। कब कराया? 1917 में कराया, और गांधी जी का पहला मूवमेंट था इंडिया में। सॉरी यार। फिर दूसरा पंगा गांधी जी ने लिया, खेड़ा सत्याग्रह। ये 1917 से 1918 के बीच में हुआ। इसको फर्स्ट नॉन कॉपरेशन बोला जाता है, ठीक है। खेड़ा गुजरात में एक जगह है जहाँ पे रियायतवारी सेटलमेंट चल रहा था। अगर आपने इकोनॉमिक पॉलिसी और ब्रिटिशर्स को पढ़ा होगा तो रियायतवारी सेटलमेंट क्या था आपने पढ़ा होगा। टैक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, तो गांधी जी ने खेड़ा में कोई प्रॉब्लम भी सॉल्व करवा दिया था। फिर तीसरा पंगा गांधी जी ने लिया आते आते ही अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में। इसको फर्स्ट हंगर स्ट्राइक भी बोलते हैं। तो अहमदाबाद में वर्ल्ड वार 1 के बाद जो है प्लेग बोनस मिलता था मिल के वर्कर्स को। वो प्लेग का जो बोनस है वो विड्रॉ कर लिया गया था, और सैलरी में हाइक प्रॉमिस किया गया था, बट हाइक भी नहीं दी जा रही थी। तो मिल के वर्कर्स ने प्रोटेस्ट कर दिया था, स्ट्राइक कर दिया था। तो ये सब मामला भी गांधी जी ने सुलटाया 1918 में। एग्जैक्टली इन तीनों पंगों में, अहमदाबाद में स्ट्राइक या चंपारण या खेड़ा में क्या हुआ था, क्वेश्चन ये नहीं आएगा। बहुत क्वेश्चन आ गया तो कहाँ पे हुआ था, और फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था या फर्स्ट नॉन कॉपरेशन था, मैच द कॉलम में आ जाएगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अंदर नहीं घुसते हैं, ठीक है। अब 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। इसको मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, ठीक। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस रिफॉर्म्स वाज टू एस्टेब्लिश सेल्फ रूल इन इंडिया एट एन अर्ली डेट। बोला गया कि हम जल्दी से जल्दी भारत में कुछ सेल्फ रूल देंगे। सेल्फ रूल का ये मतलब नहीं आजाद कर देंगे, मतलब सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। तो कुछ कुछ किया गया इसमें। जैसे प्रोविंशियल लेवल पे आपको पता है कि गवर्नमेंट कैसे चलती है, प्रोविंशियल लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी। सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंसेस में प्रोविंशियल लेवल की गवर्नमेंट होती है। तो प्रोविंशियल लेवल पे याद रखना है, इससे क्वेश्चन आ चुका है पहले। तो डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंशियल लेवल पे। डायरकी क्या होता है कि देखो, प्रोविंशियल लेवल पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, जिसमें इलेक्टेड इंडियंस भी हैं, ठीक है। एक तो ये था, एक तो गवर्नर था जिसको ब्रिटिश वायसराय खुद अपॉइंट करता था। जैसे मान लो कोई प्रोविंस है, ऐसे समझो, मान लो ये बंगाल प्रोविंस है, तो इस बंगाल प्रोविंस में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शन होता था। अभी बताया था 1909 में इस काउंसिल के जो मेंबर थे उसमें 50% से ज़्यादा इंडियन होने थे, और कुछ इसमें इलेक्टेड इंडियन भी होने थे। तो इसमें गवर्नमेंट बनती थी जिसमें इंडियंस भी पार्टिसिपेट करते थे, और गवर्नर भी होता था इसी प्रोविंस में। और गवर्नर के साथ साथ गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी होती थी, गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी होती थी। तो अब किसी प्रोविंस में रूल करना है, तो अब इन दोनों के बीच में पावर्स को बांट दिया गया था कि कुछ कुछ चीजों पे नियम ये बना सकते थे रूल, और कुछ चीजों पे नियम ये बनाते थे। इसी सिस्टम को डायरकी बोलते हैं, डाई आर्की मतलब टू। तो जो पावर गवर्नर को मिले, गवर्नर को और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल को मिले, उन पावर्स को रिजर्व्ड लिस्ट में डाला गया। वो पावर क्या थे? लॉ एंड ऑर्डर, टैक्सेशन, बजट, इरिगेशन। तो देखो इंपॉर्टेंट चीजें, सिग्निफिकेंट चीजें हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, टैक्सेशन, बजट, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये सब किसको दे दिया गया? गवर्नर को दे दिया गया। और जो चीजें लेजिस्लेटिव काउंसिल को ट्रांसफर की गई, जो पावर्स, उनको ट्रांसफर्ड लिस्ट में डाला गया। जैसे एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, एक्साइज, इंडस्ट्री, पब्लिक वर्क्स, रिलीजियन, ये सब इतने इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, छोटी मोटी चीजें हैं। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को दे दिया गया, ठीक है। ये बहुत ही इरेशनल सिस्टम था। और वेमेंस को अभी भी राइट टू, मतलब वेमेंस को हाँ फर्स्ट टाइम राइट टू वोट मिला, कि अब वेमेन भी वोट डाल सकती थी।
सेपरेट इलेक्टोरेट्स को कंटिन्यू किया गया, ठीक है। और जैसा कि 1909 में मैंने कहा था कि 50% से ज्यादा इंडियंस होंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन इसमें अब 50% से ज्यादा इलेक्टेड इंडियंस होंगे, मतलब अब इलेक्टेड इंडियंस की संख्या बढ़ा दी गई लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। तो ये सब तो प्रोविंसेस में हुआ। सेंटर में क्या हुआ? सेंटर में कोई भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं बनाई गई। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होता है? द गवर्नमेंट व्हेन इट इज आंसरेबल टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी। नंबर ऑफ इंडियंस वाज इंक्रीज्ड इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जैसे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था, उस तरह सेंट्रल लेजिस्लेटिव अभी का जैसे लोकसभा है, तो उसमें इंडियंस का नंबर दिया गया। 3 आउट ऑफ 8 मेंबर्स ऑफ वायसरायस एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज इंडियन। तो जो सेंटर में वायसराय था, उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी। तो इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हर 8 मेंबर होते थे, उसमें से 3 अब इंडियन होंगे, ठीक है। बाई कैमरल सेटअप बनाया गया। तो लोकसभा और राज्यसभा, मतलब इस पहली बार बाई कैमरल बना। तो लोकसभा का टेन्योर 3 साल होता था, राज्यसभा का टेन्योर 5 साल होता था। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने फिल्म्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1919 में ये हो गया। अब 1919 में जो रिफॉर्म हुआ, जो मैंने अभी ऊपर पढ़ा है, उस पर कांग्रेस का वो क्या था, अरे मतलब ओपिनियन क्या था। तो कांग्रेस ने ये सारे रिफॉर्म्स रिजेक्ट कर दिए, और कांग्रेस ने 1919 का इलेक्शन भी बॉयकॉट कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि ये जो आप ये सब रिफॉर्म बता रहे हो ना, ये ये बड़ा इतना इरेशनल सिस्टम है, यहाँ पे भी आप 3 ही रख रहे हो सिर्फ इंडियंस को। तो मतलब ये मतलब एक आप ना ये लालच दे रहे हो खाली, इसमें कुछ सब्सटेंस नहीं है इस रिफॉर्म्स में। तो हम इन रिफॉर्म्स को आपके बॉयकॉट करते हैं, और आपके द्वारा कराया जाने वाला 1919 का प्रोविंशियल इलेक्शन हम नहीं लड़ेंगे। तो कांग्रेस ने इस इलेक्शन को बॉयकॉट कर दिया, ठीक। अब देखो, ब्रिटिशर्स ना कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी फॉलो करते थे। एक तरफ तो थोड़ा सा आपको रिफॉर्म देंगे, और दूसरी तरफ आपको डंडा मारेंगे। तो 1919 का कैरेट तो आ गया था, अब स्टिक का समय था। तो उसी टाइम इन्होंने रॉलेट एक्ट नाम की स्टिक लगा दी। क्या होता है रॉलेट एक्ट? ये इसका पूरा नाम था अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। इसमें यह था कि अगर इनको ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को अगर शक हो जाएगा कि कोई बंदा एंटी इंपीरियलिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो 2 साल तक उसको अरेस्ट कर लेंगे बिना वारंट के। जो हेबियस कॉर्पस का नियम है, मतलब जो हेबियस कॉर्पस का जो आइडिया है, वो भी सस्पेंड कर दिया गया। मतलब कोर्ट भी चाहे तो नहीं करवा सकती। हेबियस कॉर्पस क्या होता है? ये ना कि अगर आपके कब्जे में कोई बंदा है, तो उसको तुरंत पेश करो कोर्ट में। तो ये सब सस्पेंड कर दिया गया। तो ये बहुत ही अनएथिकल रूल था। तो इसकी वजह से एवरी इंडियन मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर जो था, वो रिजाइन कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि रॉलेट एक्ट आ गया था, और रॉलेट एक्ट अपने आप में बहुत खराब एक्ट था, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को अपोज करना ही करना था। तो कांग्रेस लॉन्च्ड एंटी रॉलेट सत्याग्रह, ठीक। इसमें हड़ताल होने थे और डिसोबीडियंस होना था, मतलब बात नहीं माननी थी अंग्रेजों की, और हड़ताल करने थे। तो एंटी रॉलेट सत्याग्रह शुरू हुआ। इसी एंटी रॉलेट सत्याग्रह की वजह से मार्शल लॉ इंपोज हो गया देश में कई जगह पे, ठीक है। और एंटी रॉलेट सत्याग्रही के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो गए। जहां जहां एंटी रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था, रॉलेट एक्ट का विरोध जहां जहां चल रहा था, वहां वहां मार्शल लॉ आ गया और क्रैकडाउन वहां शुरू हुए, ठीक है। तो इसी तरह से जैसा मैंने बताया कि देश के कई हिस्सों में मार्शल लॉ लग गया था, इसी तरह से अमृतसर में पंजाब में मार्शल लॉ लगा हुआ था, ठीक है। अरे यार, हाँ, मार्शल लॉ लगा हुआ था, इस पे ध्यान मत दो यार, सॉरी यार। हाँ, तो मार्शल लॉ लगा हुआ था, और इसी समय बैसाखी का टाइम चल रहा था, और लोग जो है मतलब एक गार्डन में इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग बैसाखी मनाने इकट्ठा हुए थे, कुछ लोग बैसाखी मनाने इकट्ठा हुए थे। और उसी टाइम में कुछ दिन पहले 2 लीडर थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों को ब्रिटिशर्स ने रॉलेट 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 एक्ट के अंदर अरेस्ट कर लिया था। तो इनके अरेस्ट के अपोजिशन में भी एक पीसफुल गैदरिंग की जा रही थी। अब क्योंकि वहां पे मार्शल लॉ लगा हुआ था, तो इकट्ठा होने पे पाबंदी थी वहां पे। तो यहाँ पे तो पूरा मेला ही लग गया था। तो फिर 13 अप्रैल 1919 को यहीं पे इनफेमस जलियांवाला बाग मैसाकर होता है, और ऑफिशियल तौर पे 400 लोग मारे जाते हैं। अनऑफिशियली देखा जाए तो लगभग 1000 लोग मरे थे। तो ये बहुत ही मतलब हार्ट रेंचिंग इंसिडेंट जिसको बोल सकते हैं। तो जब ये इंसिडेंट हो गया, जलियांवाला बाग का कांड हुआ, तो गांधी जी जो थे ना, गांधी जी जो थे, वर्ल्ड वार 1 के टाइम
साउथ अफ्रीका में थे। तो साउथ अफ्रीका में गांधी जी अंग्रेजों की तरफ से एक वो बना था, एम्बुलेंस कॉर्प्स बना था, एम्बुलेंस कॉर्प्स। तो गांधी जी ने एक एम्बुलेंस कॉर्प बनाया था और अंग्रेजों की बड़ा हेल्प की थी गांधी जी ने वर्ल्ड वॉर 1 में। तो इसीलिए गांधी जी को कैसरे कैसर ए हिंद नाम का टाइटल दिया था अंग्रेजों ने। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद, जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद, गांधी जी ने कैसरे हिंद वाला जो अपना टाइटल था वो त्याग दिया। गांधी जी ने कहा कि आई डोंट वांट योर टाइटल। टैगोर को भी नाइटहुड मिला था अंग्रेजों के द्वारा, टैगोर ने भी अपना नाइटहुड छोड़ दिया, वापस कर दिया। और कांग्रेस ने कहा कि हमें इस कांड पे जो हुआ जलियांवाला बाग कांड, इस पे एक इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी चाहिए और इसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए और दोषियों को प्रॉपर सजा मिलनी चाहिए। तो अंग्रेजों ने एक कमीशन बनाया, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन क्यों बनाया गया? इन्वेस्टिगेट करने के लिए जलियांवाला बाग कांड को। इस हंटर कमीशन का जो एक और नाम था डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी, डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। तो अब देखो हिपोक्रेसी, देखो इस कमेटी की। जो मतलब मेन कल्प्रिट था जनरल डायर, उस कमेटी ने कहा कि इनकी कोई गलती है ही नहीं, ठीक है, इनको बस रिटायर करवा दिया, इनके ऊपर कोई पेनल्टी, कोई सजा नहीं दिया गया, बस इनको कहा गया कि आप वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लो, आपकी कोई खास गलती नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत, हंटर कमीशन ने क्लीन चिट दे दिया जनरल डायर को, जो मेन कल्प्रिट था जलियांवाला बाग मसाकर का, ठीक है। अब हंटर कमीशन में कौन कौन से लोग थे ये इंपॉर्टेंट है। 3 इंडियन लोग थे हंटर कमीशन में। सर चिमनलाल हरिलाल स्टीलवार्ड थे, पंडित जगत नारायण थे और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान थे। याद कर पाओ तो कर लो, हो सकता है कभी पूछ ले, ठीक है। चलो, अब 1919 में ये हो गया, हंटर कमीशन वगैरह का काम हो गया। 1920 में नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस होता है। इसको किसने प्रिसाइड किया था? इसको प्रिसाइड किया था सलीम विजय अग्रहार ने प्रिसाइड किया था। तो अब हंटर कमीशन की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थी कांग्रेस, और कांग्रेस क्या पूरा देश संतुष्ट नहीं था, क्योंकि यार इतना गंदा इंसिडेंट होने के बाद आप जनरल डायर को क्लीन चिट दे रहे हो, तो गुस्सा स्वाभाविक है। तो इसीलिए 1920 के नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस में एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया जाता है, इसको बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, कि अब इन अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। घी अब सीधी उंगली से नहीं निकलेगी, उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। तो अब 1920 में क्या हुआ? पहली चीज तो ये हुई कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया। दूसरी चीज क्या हुई? कांग्रेस डिसाइडेड टू रीऑर्गेनाइज द प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज ऑन द लिंग्विस्टिक लाइंस। तो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी थी, उसको लिंग्विस्टिक लाइंस पे रीऑर्गेनाइज करने का काम किया गया। यही से जन्म होता है लिंग्विस्टिक स्टेट्स के डिमांड का, जो बाद में आप पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में पढ़ोगे, ठीक है। तो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी ऑन लिंग्विस्टिक लाइन। तीसरा काम क्या होता है? कांग्रेस वुड नाउ आर्ग्यू ऑन सेल्फ रूल एंड वुड रिजॉर्ट टू द यूज ऑफ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स एज वेल। तो अब कांग्रेस डिसाइड करती है कि अब हमें सेल्फ रूल चाहिए, और अब इस सेल्फ रूल को हासिल करने के लिए अगर हमें एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स लेना पड़े, जैसे मासेस को इन्वॉल्व करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, धरना करना पड़े, प्रोटेस्ट करना पड़े, सब करेंगे, लेकिन अब हमें क्या चाहिए? सेल्फ रूल चाहिए। और क्या हुआ? 1920 के नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस में कांग्रेस वर्किंग कमेटी को सेटअप किया गया, ठीक है। ये टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी बनी कांग्रेस की, कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC, जो अभी कांग्रेस है इस समय, राहुल गांधी वाली कांग्रेस, इसमें भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी वाली ये प्रथा अभी तक चलती है, बनाई जाती है वाली बॉडी, ठीक है। और इसी समय इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने बनाया था, इसका नाम याद रखो। इसके बाद ज्यादा बहुत योगदान नहीं था सुरेंद्र नाथ बनर्जी का इसके बाद से, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 से लेकर 1922 तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ साथ एक इशू को और मर्ज कर दिया गया था, खिलाफत इशू को। ये क्या था? खिलाफत इशू को, टर्की में खलीफा हुआ करते थे, जो कि इस्लाम के स्पिरिचुअल हेड माने जाते थे। तो इन 1914 के बाद, मतलब 1914 में जब वॉर शुरू हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1, तो 1917-18 आते आते
या खासकर 1919-20 आते आते तक वर्ल्ड वार वन में टर्की जो थी अपोजिट फोर्सेस में थी, जो हार चुकी थी। तो ब्रिटिशर्स ने टर्की को बहुत कमजोर किया और खलीफा के पावर को बहुत कम कर दिया था। तो इसकी वजह से जो पूरी दुनिया के मुसलमान थे वो बहुत नाराज हुए थे। ठीक है, इसी को खिलाफत इशू बोलते हैं। तो अब इंडिया के मुसलमान भी इस चीज पे बड़े नाराज थे। तो इंडिया के मुसलमानों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे भी इस खिलाफत के इशू पे एक रोष, एक गुस्सा दिख रहा था। तो अब कांग्रेस ने, खासकर गांधी जी ने सोचा कि ये जो गुस्सा है इसका उपयोग हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कर सकते हैं और इस इशू पे हम मुसलमानों को अपने में जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए मर्ज्ड विद खिलाफत एंड कॉल्ड खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत के इशू के साथ मर्ज किया गया और इसको खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नाम से जाना गया। अब इस खिलाफत में अली ब्रदर्स जो थे ये खिलाफत में मूवमेंट को हेड कर रहे थे। तो कौन कौन? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, और ये खिलाफत के इंपॉर्टेंट कार्यकर्ता थे। ठीक है, और इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, खिलाफत मूवमेंट का लीडर किसको बनाया गया? गांधी जी को बनाया गया। ये अभी तक का बिगेस्ट मास मूवमेंट था इंडिया में, और इसमें लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है इंडिविजुअल्स का और हर तरह के रिलीजियस कम्युनिटीज का। ये पहला और आखिरी मास मूवमेंट था जहां पे हिंदूज और मुस्लिम ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। समाज के हर वर्ग ने, चाहे वो स्टूडेंट का वर्ग हो, चाहे वो विमेन्स हो, चाहे वो पीजेंट्स हो, चाहे वो ट्राइबल्स हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो आर्टिजन्स हो, चाहे एग्रीकल्चरल्स हो, मनी लेंडर्स हो, हर वर्ग के समाज ने इसमें लगभग लगभग पार्टिसिपेट किया था। क्या हुआ था? बॉयकॉट करना था फॉरेन गुड्स को, स्वदेशी को प्रमोट करना था, चरखा और खादी को प्रमोट करना था, सेल्फ सफिशियंसी को प्रमोट करना था। ठीक है, खादी का प्रमोशन करना था, एजुकेशन को प्रमोट करना था। इंडियन ब्रिटिश के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से लोग बाहर निकल रहे थे और इंडियन रन स्कूल्स में को स्टेब्लिश किया जा रहा था। एक तिलक स्वराज फंड बना था जिसमें पैसा इकट्ठा हो रहा था। ठीक है, लोग अपने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ रहे थे, वकालत की प्रैक्टिसेस को छोड़ रहे थे, है ना। ठीक, चलो, तो ये सब हुआ। और इसके बाद हमको पता है कि 4 फरवरी के दिन चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, यहाँ पे एक पुलिस चौकी को आग लगा दिया गया और 22 पुलिस वालों को जला दिया गया। इसकी वजह से, इससे थोड़ा सा दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस कर लिया। तो बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ। तो यहाँ तक था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1922, मोर देन अ ईयर हैड पास्ड सिंस द स्टार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो 1922 में, 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, 20 के लास्ट में 21 में, और 22 तक आते थे एक साल पास हो गया था, और 22 में चौरी चौरा इंसिडेंट होता है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया जाता है। ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में बता दिया मैंने आपको। और रीजंस क्या थे? सब मीन्स का माल है, छोड़ते हैं अभी। चलिए, ठीक है, तो यहाँ तक हम खत्म हो गया 1922 तक का कहानी खत्म। क्या क्या पढ़ा? तिलक जेल से छूटे 1914 में। ठीक, होम रूल हुआ, वर्ल्ड वार वन हुआ, वर्ल्ड वार वन के वेक में ही गदर पार्टी हुआ, गदर वाला का किस्सा हुआ, कामागाता मारू इंसिडेंट इसी में हुआ, और 1916 में लखनऊ सेशन होता है। लखनऊ सेशन में लखनऊ पैक्ट भी होता है, रीयूनिफिकेशन ऑफ कांग्रेस भी होता है, 1919 के रिफॉर्म्स आते हैं, इलेक्शन को बाइकआउट किया जाता है फिर, और फिर 1919 में ही फिर रॉलेट एक्ट पास होता है। इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह चलता है। रॉलेट सत्याग्रह की वजह से ही मार्शल लॉ लगाए जाते हैं। ऐसा ही एक मार्शल आर्ट अमृतसर में लगा था, मार्शल लॉ, लेकिन अमृतसर में मार्शल लॉ लगने के बाद भी जलियांवाला बाग में भीड़ इकट्ठा हुई। फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड होता है। जलियांवाला बाग कांड के बाद जलियांवाला बाग कांड होता है, उसके बाद हंटर कमीशन बनाई जाती है। हंटर कमीशन क्लीन चिट दे देता है जनरल डायर को। इससे नाराज होकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ही खिलाफत के क्वेश्चन को लिया जाता है। 1921 तक मूवमेंट चलता है। 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट होता है, और चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो जाता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? देखो, इसमें मैं आपको सब कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी से नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आपको कहानी समझ आ जाए। एक बार आपको कहानी समझ आ जाएगी तो पूरा टाइमलाइन में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखते हैं, अब 1922 से 1931 की कहानी पे आ जाते हैं। देखो, 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया गया। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया गया और गांधी जी को फिर अरेस्ट भी कर लिया जाता है 1922 में। ठीक है, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। 1924 में क्या होता है कि देखो, 1919 में इलेक्शन हुआ था, अब 1924 में फिर से इलेक्शन होने वाला था। ठीक है, 1924 में फिर से इलेक्शन होने वाला था, तो 1919 में इलेक्शन को बायकॉट कर दिया था कांग्रेस ने। तो अब ये होता है द डिबेट विद इन द कांग्रेस ऑन फ्यूचर कोर्स ऑफ नेशनल स्ट्रगल। तो स्वराजिस्ट वर्सेस नो चेंजर आता है। कांग्रेस में ही दो
फिर से दो फ्रैक्शन होते हैं, एक स्वराजिस्ट और एक नो चेंजर। इनमें से नो चेंजर बोलते हैं कि हम अभी भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, स्वराजिस्ट बोलते हैं कि नहीं हम 1924 वाला इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन के थ्रू असेंबली में जाके हम अंग्रेजों का विरोध करेंगे। और ये नो चेंजर्स बोलते हैं कि नहीं नहीं कोई चेंज नहीं होगा, इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा, जैसा कि हमने 1919 में इलेक्शन को बॉयकॉट किया था तो अभी भी इलेक्शन बॉयकॉट रहेगा। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे आगे, पहले टाइमलाइन देख लो। फिर जैसा कि मैंने बताया कोई भी मूवमेंट जब फिजल आउट होता है तो फिर मिलिटेंट नेशनलिज्म बढ़ता है, तो फिर रोल ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म 1924 के बाद मिलिटेंट नेशनलिज्म होता है, एचआरए बनती है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। फिर वही बाद में एसएसआरए बनती है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसमें भगत सिंह वगैरह भी रहते हैं। और पंजाब में और बंगाल में किस तरह से अलग अलग मिलिटेंट रिवॉल्यूशन चलता है ये सब भी मैं आगे आपको बताऊंगा। 1925 में इसी मिलिटेंट रेवोल्यूशन के अंतर्गत काकोरी ट्रेन रॉबरी होती है, इसमें बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और राजेंद्र लाहिरी को फांसी होती है। 1928 में साइमन कमीशन आता है, एंटी साइमन कमीशन प्रोटेस्ट होते हैं, और फिर लाला लाजपत राय को चोट लगती है, वहीं से लाला लाजपत राय की डेथ भी होती है। और फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट आता है, 1929 में नेहरू जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। 1930 में फिर कुछ कुछ होता है जो आगे मैं बढ़ाऊंगा, फिर सिविल डिसोबीडियंस, उसके बाद से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, फिर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सब आगे पढ़ेंगे। तो इस वाले में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं 1922 से 1931 तक, ठीक, जिसमें से ये वाला मैंने आपको बता दिया, चोरी चौरा और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया। देखो गांधी अब तक क्या हो चुका है, गांधी अरेस्ट हो चुके हैं 1922 में, कांग्रेस के अंदर फ्यूचर ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन को लेकर डिबेट शुरू हो गई है स्वराजिस्ट और नो चेंजर के बीच में। गांधी चले गए और 1924 का इलेक्शन आ गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि वेदर द कांग्रेस शुड पार्टिसिपेट इन इंपीडिंग काउंसिल इलेक्शंस, क्योंकि 1919 में तो कहा गया था कि इलेक्शन को बॉयकॉट करेंगे। 1919 में जो रिफॉर्म्स हुए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया जहां पे डायरकी आई थी, तो इससे कांग्रेसी गुस्से में थे कि ये वाला क्या मतलब, क्यों ये मतलब दिखावे का रिफॉर्म क्यों कर रहे हो, और हम तुम्हारे इलेक्शन बॉयकॉट कर रहे हैं। फिर 1924 के इलेक्शन में बात डिबेट शुरू होता है, तो जो लोग इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के पक्ष में थे उनको स्वराजिस्ट बोला गया। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, सी आर दास, चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान, ये लोग इस पक्ष में थे कि इलेक्शन लड़ा जाए। ये लोग कहते थे कि हम इलेक्शन लड़ेंगे तो ये मासेस का मोरल को बूस्ट करेगा, और हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएंगे और वहां से अपने नेशनल स्ट्रगल को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और जो कहते थे कि इलेक्शन नहीं लड़ना है हमें, वो लोग नो चेंजर्स के कैटेगरी में आते थे। राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और वल्लभ भाई पटेल इस कैटेगरी में लोग थे। ये बोलते थे कि हमें इलेक्शन नहीं लड़ना है, मस्ट नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शंस ऑफ 1924, और कांग्रेस मस्ट कंटिन्यू विथ कंस्ट्रक्टिव सोशल वर्क्स एंड दिस वुड बिल्ड द मास सोशल बेस फॉर कांग्रेस। तो ये बोलते इलेक्शन मत लड़ो, जमीन पे जाओ, लोगों के बीच में रहो, गांव गांव घूमो और अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करो, लोगों को रिवॉल्यूशन के लिए तैयार करो, खादी को और इंडियन रन स्कूल्स को प्रमोट करो, चरखा को प्रमोट करो, ताकि मतलब खासकर लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाओ और इलेक्शन मत लड़ो, ये चीज चलती थी। तो जो लोग इलेक्शन लड़ने के पक्ष में थे, मतलब स्वराजिस्ट जो थे, जो इलेक्शन लड़ने के पक्ष में थे, वो डिबेट हार गए। गया सेशन ऑफ कांग्रेस में 1922 में बोला गया कि कांग्रेस का जो ऑफिशियल पोजीशन ये है कि कांग्रेस ऑफिशियली इलेक्शन नहीं लड़ेगी। इसका क्या मतलब हुआ, स्वराजिस्ट जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे वो डिबेट में हार गए। जब वो डिबेट में हार गए तो स्वराजिस्ट के जो दो मेन लोग थे, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने एक पार्टी बनाई, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी बनाई। अब इस पार्टी के बैनर तले इलेक्शन लड़ा जाएगा, तो कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन ऑफ 1924, तो इस स्वराज पार्टी ने इलेक्शन लड़ा। मतलब इन्होंने कांग्रेस से पहले रिजाइन दिया, रिजाइन देके स्वराज पार्टी बनाई, फिर स्वराज पार्टी बना के इलेक्शन लड़ा। इस पार्टी के प्रेसिडेंट कौन थे, सी आर दास थे, उसके सेक्रेटरी कौन थे, मोतीलाल नेहरू, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है स्वराज पार्टी। तो देखो 1923 में एक सेटलमेंट हो गया कि स्वराजिस्ट जो है कांग्रेस से अलग नहीं होंगे, उन्हीं के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। मतलब कांग्रेस से भले रिजाइन दे दिया, लेकिन स्वराज पार्टी एक अलग एंटिटी नहीं थी, बस कांग्रेस से ही एफिलिएटेड बॉडी थी, लेकिन अलग बन गई थी। मतलब अब इसके सिंबल पे चुनाव होने थे, कांग्रेस ऑफिशियली चुनाव नहीं लड़ रही थी। चलो यहाँ तक हो गया। अब मिलिटेंट नेशनलिज्म, जैसा मैंने बताया कि देखो एक तो नेशनलिज्म होता है, इसमें मासेस इन्वॉल्व होती हैं, जैसे स्वदेशी मूवमेंट हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, है ना, मासेस इन्वॉल्व है। एक है ऐसा नेशनलिज्म, ऐसा रिवॉल्यूशन जहां वायलेंस किया जा रहा हो,
तो ये वायलेंस वाला जो नेशनलिज्म हमारे देश में आया, इसके 3 फेजेस हैं। एक तो वर्ल्ड वार 1 के बाद जो वायलेंस हुआ, जो गदर पार्टी और जिमरमैन प्लान, ये सब वाला था, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। 1920 में जो वायलेंस हुआ, वायलेंस वाला नेशनलिज्म हुआ, इसको फेज 2 बोलते हैं। ठीक है, इसको फेज 2 बोलते हैं, ये हम अभी पढ़ने वाले हैं। और एक वर्ल्ड वार 2 के बाद भी होता है। ठीक है। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट और है कि जैसे मैंने आपको बता रहा था कि मतलब जब भी कांग्रेस का सेशन होता है, उसका कोई ना कोई प्रेसिडेंट होता है। तो गांधी जी सिर्फ कांग्रेस के एक बार प्रेसिडेंट बने थे, बेलगाम सेशन ऑफ कांग्रेस में 1924 में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर स्टेट पीसीएस में। गांधी जी वॉज गांधी जी प्रिसाइडेड बेलगाम सेशन ऑफ कांग्रेस। तो अब जब हम मिलिटेंट नेशनलिज्म पढ़ते हैं, तो खासकर जो मिलिटेंट नेशनलिज्म था, फेज 2 का नेशनलिज्म था, वो अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए तो दो उसमें डिवाइडेड था। एक पंजाब, यूपी और बिहार में चल रहा था। पंजाब, यूपी और बिहार में, और एक बंगाल में, एक धारा बंगाल में चल रही थी। तो पहले बंगाल वाला पढ़ लेते हैं। 1930 में सूर्या सेन की लीडरशिप में चिट्टागोंग आर्मरी रेड होता है। ये सन याद रखना, नाम याद रखना, और क्या होता है बस याद रखना। चिट्टागोंग आर्मरी रेड 1938। ठीक है। इसमें सूर्या सेन कौन थे? सूर्या सेन एक स्कूल के हेडमास्टर थे। ठीक है, चिट्टागोंग में। चिट्टागोंग अब बांग्लादेश में है। तो इन्होंने चिट्टागोंग आर्मी रेड किया, डीएम को गोली मार दी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को 1 महीने के लिए अपने कब्जे में कर लिया। इसमें वुमेन पार्टिसिपेशन भी था। नाम याद रखना, कल्पना दत्त थी इस चिट्टागोंग आर्मी रेड की चीफ को प्लानर थी। बीना दास थी, इन्होंने डीएम को गोली मारा था। प्रीति लता और सुनीति थी, जिन्होंने वाइस चांसलर, एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को गोली मार दिया डिग्री लेते हुए। लोग डिग्री लेने गई थी स्टेज पे, वाइस चांसलर साहब डिग्री दे रहे थे, और प्रीति लता और सुनीता दीदी ने गोली मार दिया। ठीक है। तो वुमेन का काफी ज्यादा रोल था। याद रख लेना नाम, कभी कभी नाम से भी क्वेश्चन यूपीएससी फिल्म से पूछ लेता है। तो ये सब बंगाल में चल रहा था। और इधर पंजाब यूपी में क्या चल रहा था? तो 1924 में एक एसोसिएशन बनता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है। सचिन सान्याल और बिस्मिल और ये सब लोग मिलकर बनाते हैं। ठीक है। इनका एम क्या था? एम इज टू परफॉर्म इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश थ्रू द यूज ऑफ फोर्स। तो मतलब फोर्स का यूज करके ब्रिटिशर्स को नुकसान पहुंचाना था। ठीक है। तो इसी एसोसिएशन ने 1925 में काकोरी ट्रेन रॉबरी, काकोरी इज ए टाउन नियर लखनऊ, वहां पे ट्रेन रॉबरी करते हैं। इस ट्रेन में हथियार और कुछ रुपया पैसा भर के आ रहा था। तो रामप्रसाद बिस्मिल जी ने, अशफाकुल्ला खान ने और राजेंद्र लाहिरी ने और साथ में रोशन सिंह ने मिलकर इसको रॉब किया। ठीक है। पकड़े गए और फांसी हो गई। ठीक है। 1927 और 28 में फिर जो एचआरए था उसका नाम बदल के एचएसआरए कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, क्योंकि इसी टाइम पे रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, सोशलिज्म का बहुत बोलबाला था। तो उस समय इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स भी सोशलिज्म की आइडियोलॉजी से बहुत प्रभावित थे। इसीलिए इन्होंने इसका नाम, एचआरए का नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिज्म रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया, रशियन रिवॉल्यूशन के इन्फ्लुएंस में आके। ठीक है। ठीक है। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब भी कहते थे, नॉर्थ इंडियन मिलिटेंसी। 1927 में फिर एंटी साइमन कमीशन प्रोटेस्ट होता है। देखो 1927 में अंग्रेज एक साइमन कमीशन भेजते हैं इंडिया में, ध्यान समझो, साइमन कमीशन भेजते हैं इंडिया में, क्योंकि कहा गया था 1919 वाले रिफॉर्म में कहा गया था कि हम फिर से एक कमीशन भेजेंगे और जो वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को परखेगी और अगला रिफॉर्म कैसे करना ये पता लगाएगी। तो 1927 में यही पता लगाने के लिए साइमन कमीशन को भेजा गया। लेकिन इस साइमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो जब एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, आप इंडिया के भाग्य के विधाता बनने आ रहे हो कि इंडिया में किस तरह के रिफॉर्म किए जाएं, ये पता लगाने आप आ रहे हो, और इसमें एक भी इंडियन मेंबर ही नहीं है। पागल समझ रखे हो क्या? तो इसी वजह से इंडियंस ने क्या किया? रिवोल्ट किया। इंडियंस ने इसको विरोध किया। तो जो आप नारा सुनते हो ना, गो साइमन गो बैक साइमन, तो इसी वजह से साइमन कमीशन वापस जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा कमीशन। ठीक है। तो इसी अपोजिशन में लाला लाजपत राय एक इसी तरह के प्रोटेस्ट में थे, जो साइमन कमीशन के आने पर प्रोटेस्ट कर रहा था। तो लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज हुई, तो लाठी लग गई इनको, और इसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। तो जब इनकी डेथ हो गई, देखो 1927 में एंटी साइमन कमीशन आता है, प्रोटेस्ट होता है, लाला लाजपत राय किल्ड, लाठीचार्ज इन लाहौर। और सॉन्डर्स, माना जाता है कि सॉन्डर्स जो था, ये इसी ऑफिशियल ने लाठीचार्ज का हुक्म दिया था। तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और एचएसआरए के और मेंबर जो थे, वो लाला लाजपत राय के डेथ का बदला लेने के लिए 1927 में सॉन्डर्स को असैसिनेट कर देते हैं, मार देते हैं।
ठीक है। तो देखो ये वही मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना कि पंजाब वाले साइड में किस तरह से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही हैं। तो एक बार फिर से देख लो। एचआरए बनता है 24 में, 25 में कॉकरी कांड होता है, 27 में एचएसआरए हो जाता है, और फिर 27 में ही साउंडर्स को मार देता है। एचएसआरए जो है साउंडर्स को मार देता है। और रादर देन गोइंग इनटू हाइडिंग, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु डिसाइडेड टू सरेंडर, और मार के इन लोगों ने सरेंडर कर दिया, ताकि पॉलिटिकली एक मैसेज जाए कि हम लोग टेररिस्ट नहीं है, हम लोग अपने स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, ये सब होता है। और उसी टाइम पे ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट और पब्लिक सेफ्टी बिल आया रहता है। तो ये दोनों नाम याद रखना। ठीक है, चलो। तो 1927 में साइमन कमीशन अराइव हुआ। ठीक है, चलो यहाँ तक तो मैंने बता दिया। ठीक है, ये वाला आपको बता ही दिया कि 1927 में साइमन कमीशन आया, अराइव टू डिस्कस द फ्यूचर डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू इंडियन। तो इंडियंस को और पावर कैसे दिया जाए या कैसे रिफॉर्म करना है, इसके लिए एक साइमन कमीशन आया। 7 मेंबर थे लेकिन कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो एंटी साइमन कमीशन प्रोटेस्ट लॉन्च हुआ कांग्रेस के द्वारा। इन प्रोटेस्ट किल्ड लाला लाजपत राय, और फिर मिलिटेंसी में हमने देखा क्या हुआ। तो जब कांग्रेस साइमन कमीशन को मानने को तैयार ही नहीं थी, कांग्रेस कह रही थी कि यार हमारे भाग्य का विधान हम बनाएंगे ना, आप क्यों बनाएंगे जिसमें एक भी इंडियन नहीं है। तो ब्रिटिश कहते हैं कि अच्छा, अगर आप साइमन कमीशन से एग्री नहीं हो तो एक काम करो ना, आप एक प्रपोजल लेके आओ, कम अप विथ योर प्रपोजल, व्हाट सॉर्ट ऑफ रिफॉर्म्स डू यू वांट, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप चाहते हैं, आप खुद बना लो अपना कॉन्स्टिट्यूशन। तो ब्रिटिशर्स ने एक तरह से चैलेंज दिया इंडियंस को कि ठीक है, तुम लोग बना के दिखाओ, एक प्रॉपर फंक्शनिंग बना के दिखाओ कि किस तरह का रिफॉर्म होना चाहिए। तो फिर मोतीलाल नेहरू कमेटी बनाया कांग्रेस ने, मोतीलाल नेहरू कमेटी। याद रखो कमेटी में कौन कौन थे। साकिब कुरैशी थे, जी आर प्रधान थे, तेज बहादुर सापरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, एम एस एनी थी, मंगल सिंह थे, और अली इनाम थे। ये लोग मोतीलाल नेहरू कमेटी बनाया, और इस कमेटी का काम क्या था, एक रिफॉर्म सजेस्ट करना था कि इंडिया में कौन से रिफॉर्म, किस तरह के रिफॉर्म होने चाहिए। तो मोतीलाल नेहरू कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रपोज अ डिवोल्यूशन प्रपोजल विच वुड एक्सेप्ट टू ऑल इंडियंस। तो देखो अंग्रेजों का मेन कहना यह था ना, यार तुम इंडियंस इतने फ्रेगमेंटेड हो, हिंदू, मुस्लिम, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, दलित, ठीक है, तमाम, तो हम जो संविधान बनाएंगे हम ऐसा बनाएंगे कि सबके लिए मान्य हो, और तुम लोग बनाओगे तो फिर तुम लोग सबको खुश नहीं कर पाओगे। और इसी का चैलेंज इन्होंने दिया कि अच्छा तुम साइमन कमीशन को नहीं मानोगे, तुम बना के दिखाओ। तो फिर मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी टू प्रपोज ए डिवोल्यूशन प्रपोजल विच वुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल इंडियंस। सबको खुश करना है ना। यार देखो मेरे नोट्स में थोड़ा थोड़ा कभी कभी कहीं कहीं ना ऐसे में हिंदी के वर्ड्स कभी कभी कुछ ऑफेंसिव वर्ड भी लिख देता हूँ, तो मतलब डोंट माइंड यार, है ना, इंसान ही है। तो इंडियंस के द्वारा ये पहला अटेम्प्ट था अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने का। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है अगस्त में। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट आती है। अब नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस ने बनाई थी, और उस समय कांग्रेस माना जाता था कि हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों को रिप्रेजेंट करती थी, लेकिन मुस्लिम लीग सिर्फ मुस्लिम को रिप्रेजेंट करती थी, और हिंदू महासभा दावा करती थी कि वो हिंदू को रिप्रेजेंट करती है। तो नेहरू रिपोर्ट को ना इसने एक्सेप्ट किया, हिंदू महासभा भी इसको अपोज कर रही थी, और मुस्लिम लीग कह रहे थे कि हम एक्सेप्ट करेंगे तो कुछ कंडीशंस हैं। तो अब देखो पहले हिंदू महासभा का देख लेते हैं। हिंदू महासभा ने कहा कि वी रिजेक्ट द डिमांड, देखो नहीं पहले मुस्लिम लीग का समझ लेते हैं। मुस्लिम लीग कहती थी कि हम सपोर्ट करेंगे नेहरू रिपोर्ट को, लेकिन कुछ डिमांड है उनको मानो। तो इन डिमांड को दिल्ली प्रपोजल बुलाया था। तो जिन्ना ने एक दिल्ली प्रपोजल दिया, इस दिल्ली प्रपोजल में अपनी डिमांड्स लिखी, और कहा कि हमारा ये प्रपोजल माना जाएगा तभी नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट की जाएगी। क्या क्या प्रपोजल था, मुस्लिम लीग वुड एक्सेप्ट कांग्रेस पोजीशन ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट। तो मुस्लिम लीग पहला हाँ, क्या था कि 1/3 सेंट्रल प्रोविंस में, सेंट्रल प्रोविंसेस में, सेंट्रल प्रोविंशियल असेंबली में 1/3 सीट जो है वो रिजर्व करो मुस्लिम्स के लिए। रिजर्वेशन इन एरियाज वेयर दे आर इन मेजोरिटी इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। और जिस जिस जगह पे मुस्लिम मेजोरिटी में है वहां पे उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सीट्स को रिजर्व करो। और नए प्रोविंस बनाओ, सिंध को बॉम्बे से अलग करके सिंध को नया प्रोविंस बना दो। क्योंकि देखो जब तक बॉम्बे और सिंध का सीन ये है, सिंध जो भी कराची वाला एरिया है मतलब पाकिस्तान में, सिंध मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था।
अब बॉम्बे हिंदू मेजोरिटी एरिया था और सब मिला के पूरा बॉम्बे प्रोविंस था, तो ओवरऑल बॉम्बे प्रोविंस जो था हिंदू मेजोरिटी था। लेकिन मुस्लिम लीग चाहती थी कि सिंध अलग हो जाए ताकि एक प्रोविंस तो बने, ये मुस्लिम मेजोरिटी हो जाए, तो यहाँ पे मुस्लिम लीग का रूल आ सकता था। तो सिंध को अलग करो बॉम्बे से और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को अलग करो पंजाब से। तो अभी जो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया है वो उस समय उसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बोला जाता था, वो उस समय पंजाब का हिस्सा था। तो बोलती थी किसको भी अलग करो पंजाब से, तो ये सारी डिमांड्स थी। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि नेहरू रिपोर्ट को हम तभी मानेंगे जब ये दिल्ली प्रपोजल एक्सेप्ट होगा। और हिंदू महासभा ने कहा कि रिजेक्टेड द डिमांड्स ऑफ मुस्लिम लीग, और हिंदू महासभा ने कहा कि मुस्लिम लीग की तो पहले तो कोई डिमांड एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, और हम कुछ डिमांड कर रहे हैं वो मानो। हिंदू मस्ट बी गिवन रिजर्वेशन वेयर दे आर इन माइनॉरिटी, तो हिंदू जहां जहां माइनॉरिटी में है उनको वहां रिजर्वेशन दो, कोई प्रोविंस जैसा कोई प्रोविंस अलग नहीं किया जाएगा। और जो भी रेजिड्यूरी पावर होंगे वो सेंटर के अंदर होंगे, जैसे प्रोविंसेस में जो रेजिड्यूरी पावर होंगे वो सेंटर के अंदर वेस्टेड होंगे। तो ये हिंदू महासभा की मांग थी। ठीक है, तो मतलब ठीक है, फिर जाहिर सी बात है नहीं ही माना जाएगा, नेहरू रिपोर्ट जब सहमति बनी नहीं पाई। अच्छा, इस टाइम पे कुछ दो तीन कमीशन है, नाम याद रख लो, प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। ली कमीशन सिविल सर्विसेज के लिए बना था 1923 में। मुड्डीमान कमीशन बना था 1924 में टू लुक इनटू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लिथगाओ कमीशन बना था एग्रीकल्चर के लिए 1928 में। रैंडमली ऐसे मैंने लिख लिया फैक्ट्स की तरह पे, याद रखना कभी भी प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट जो बनी, जैसा कि मैंने बताया कि नेहरू रिपोर्ट बनी, तो इस नेहरू रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस क्या क्या थी। देखो कभी एग्जाम में ये नहीं पूछेगा नेहरू रिपोर्ट की रिकमेंडेशन क्या क्या थी, है ना, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट जब मानी ही नहीं गई, जब मानी ही नहीं गई, जब इंप्लीमेंट ही नहीं हुई, तो क्या फर्क पड़ता है क्या रिकमेंडेशन थी। फिर भी एक बार देख लो, ये पहला तो कहा गया था नेहरू रिपोर्ट में कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाए इंडिया को, सेल्फ गवर्नमेंट का स्टेटस दिया जाए जैसे व्हाइट कॉलोनीज में ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में। ठीक है, एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया जाए और प्रिंसली स्टेट्स को रीअश्योर किया जाए। फेडरल टू रीअश्योर द प्रिंसली स्टेट्स, फेडरल स्ट्रक्चर बनाया जाए ताकि मतलब प्रिंसली स्टेट्स को भी उसमें खासा पावर दिया जाएगा ताकि वो एश्योर्ड रहें कि उनकी पावर नहीं छीनी जाएगी। सेक्युलरिज्म वुड बी ए फीचर ऑफ द स्टेट पॉलिसी, मतलब देखो उस समय कितना फॉरवर्ड लुकिंग, मतलब ये था कि उस समय हम लोग सेक्युलरिज्म की बात कर रहे थे कि ये स्टेट पॉलिसी के अंदर होनी चाहिए। और उस समय हम लोग फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, 19 फंडामेंटल राइट्स वे टॉक्ड अबाउट इन द नेहरू रिपोर्ट, एंड द टॉक ऑफ फंडामेंटल राइट वाज गोइंग ऑन फॉर द फर्स्ट टाइम इन नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, पांचवा ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स की बात की गई थी और रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज इन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज ये मान लिया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट जो 1909 में मिला था उसको हटाना था और रिजर्वेशन देना था, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा बट रिजर्वेशन दे देंगे। रिजेक्टेड द डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंस, तो न्यू प्रोविंस का क्रिएशन का जो डिमांड था मुस्लिम लीग का उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और रेजिड्यूरी पावर जो था वो जैसे हिंदू महासभा के सेंटर को दो तो उसके आप सेंटर को दिया जाना था। रिजेक्टेड द मुस्लिम लीग रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, और मुस्लिम लीग ने जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में रिजर्वेशन मांगा था उसको रिजेक्ट कर दिया नेहरू रिपोर्ट में। तो दिल्ली प्रपोजल डिमांड्स वेयर नॉट कंप्लीटली एक्सेप्टेड, जैसा कि मैंने कहा कि मुस्लिम लीग ने खासकर जिन्ना ने कहा कि जब तक दिल्ली प्रपोजल की डिमांड को मानो तभी हम नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेंगे। तो दिल्ली प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया गया एंड मुस्लिम लीग वेंट बैक टू देयर सेपरेट इलेक्टोरेट्स, तो मुस्लिम लीग ने कहा कि अब हम नेहरू रिपोर्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे और हम फिर से अपने पुराने डिमांड पे वापस जाते हैं। जो डिमांड क्या थी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाली थी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स ही कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, और क्या था नेहरू रिपोर्ट में कि हम प्रोविंसेस को लिंग्विस्टिक लाइंस पे बनाएंगे, और 10वां क्या था, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट सेंटर एंड प्रोविंस, तो प्रोविंस और सेंटर दोनों लेवल पे हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है, चलो कोई खास बात नहीं है। तो नेहरू रिपोर्ट जो है नहीं मानी गई। सिग्निफिकेंस क्या था क्या नहीं था छोड़ो। नेहरू रिपोर्ट रिजेक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट फेल्ड टू बिल्ड अ कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस नहीं बन पाया इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अब कांग्रेस, देखो ब्रिटिशर्स ने भले रिजेक्ट कर दिया नेहरू रिपोर्ट को, लेकिन कांग्रेस बोलती है कि कांग्रेस गेव अ डेडलाइन ऑफ 1 ईयर विद इन विच ब्रिटिश शुड कंसीडर नेहरू रिपोर्ट। कांग्रेस ने कहा कि हम अंग्रेजों को 1 साल का समय देते हैं, 1 साल के अंदर अगर अंग्रेज नेहरू रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, नेहरू रिपोर्ट को नहीं मानते हैं तो हम कुछ ना कुछ बड़ा आंदोलन करेंगे। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आता है और 1928 में अंग्रेज नेहरू रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, तो फिर कांग्रेस बोलती है कि हम 1 साल का समय देते हैं, नेहरू रिपोर्ट मारो वरना कुछ बड़ा करेंगे। ठीक है, चलिए 1929 के दिसंबर में लाहौर सेशन होता है। लाहौर सेशन को प्रिसाइड कौन करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसी लाहौर सेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है।
पूर्ण स्वराज। अभी तक किसकी मांग की जाती थी? अभी तक सेल्फ रूल की मांग की जाती थी कि चलो जिस तरह से आप व्हाइट कॉलोनीज को सेल्फ रूल दिए, उनको सेल्फ रूल दे दो, मतलब माई बाप आप ही रहो, लेकिन ये जो अंदर का राज का काम है हमें सौंप दो। लेकिन पहली बार 1929 में सेल्फ रूल की मांग की जाती है, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को इंडियन इंडिपेंडेंस डे वुड बी सेलिब्रेटेड बाय अनफर्लिंग ए फ्लैग। तो दिसंबर 1929 में डिसाइड किया गया कि हम 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराएंगे और भारत का इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, ठीक। और फिर 31 दिसंबर 1929 को एट द बैंक्स ऑफ रावी रिवर न्यूली एडॉप्टेड ट्राइकलर वाज होइस्टेड एट सिंबल ऑफ स्वराज। तो 1929 में 31 दिसंबर को पहली बार अपना तिरंगा को अडॉप्ट किया गया और स्वराज के सिंबल के रूप में रावी नदी के किनारे उसको फहराया गया, ठीक है। तो अब देखो अब तक क्या हुआ कि साइमन कमीशन आया, अंग्रेज साइमन कमीशन का बहुत विरोध भी हुआ, साइमन कमीशन का विरोध हुआ, ध्यान समझो। इसी विरोध में लाला लाजपत राय जी को मार दिया गया। सॉन्डर्स ने मारा था, सॉन्डर्स को उड़ा दिया गया बम से एचएस आर्य के द्वारा। फिर बाद में वो भगत सिंह वगैरह वाला जो केस हुआ, फांसी वासी दी गई, ठीक है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को आप नहीं मान रहे थे तो अंग्रेजों ने कहा कि अपना बना लो कुछ, तो नेहरू रिपोर्ट बनाया गया, लेकिन नेहरू रिपोर्ट सबको एक्सेप्टेबल नहीं था, तो फिर अंग्रेजों ने नहीं माना नेहरू रिपोर्ट को। 1 साल का टाइम दिया गया, वो भी बीत गया। तो इसके बाद अब क्या होता है, गांधी जी एक सीरीज ऑफ 11 डिमांड्स लेकर आते हैं। गांधी जी कहते हैं कि मैं 11 डिमांड्स अंग्रेजों के सामने रख रहा हूं, ठीक है। चलो नेहरू रिपोर्ट तो रद्द हो गया है, लेकिन अब ये 11 डिमांड अगर हम हमारे नहीं मानोगे तो हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट करेंगे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा कि ये 11 डिमांड मानो वरना सीडीएम के लिए तैयार रहो। अब ये 11 डिमांड्स क्या थी याद रखो, ठीक है। दे वेयर डायरेक्टेड टुवर्ड द ब्रिटिशर्स टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ टॉक्स ऑन फ्यूचर डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, ठीक है। पहला क्या था कि सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करो। उस समय नमक पर टैक्स लगता था, मतलब आप नमक को मैन्युफैक्चर नहीं करते थे, देयर वाज अ टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट, तो इसको अबॉलिश कर दो। आर्मी और सिविल सर्विसेज पे जो एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो ब्रिटिशर्स, आखिर अल्टीमेटली भारत के टैक्स पेयर्स की मनी है ना, तो उसको 50% से कम करो, ठीक है। लिफ्ट अप द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द प्रेस, जो प्रेस पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हो वो हटाओ। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन कैरिंग ऑफ फायर आर्म्स, फायर आर्म्स को लेके चलने पे उस समय रिस्ट्रिक्शंस था, उसको हटाओ। सीआईडी में रिफॉर्म्स करो। कुछ पीजेंट्स के इशू थे, जैसे लैंड रेवेन्यू डिमांड्स को डिक्रीज करो, लैंड रेवेन्यू को डिक्रीज करो। टेनेंट्स के राइट को स्ट्रेंथन करो। कुछ कैपिटलिस्ट क्लास के इशू थे, जैसे कोस्टल शिपिंग को इंडियंस के लिए रिजर्व करो, सिर्फ कस्टम ड्यूटीज इंपोर्टेड आइटम्स पे कस्टम ड्यूटी लगाओ ताकि भारतीय इंडियन मैन्युफैक्चरर्स पे ज्यादा दबाव ना पड़े। तो ये 11 डिमांड्स गांधी जी के द्वारा मांग की गई थी, जो कि रिजेक्ट कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा। तो गांधी जी डिसाइडेड टू मेक अ, क्या लिखा है भाई, हाँ, तो गांधी जी ने सॉल्ट टैक्स को ही इशू बनाया और एक मूवमेंट खड़ा करने की सोची। गांधी जी ने कहा ही था कि 11 डिमांड नहीं मानोगे तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा। तो अब ये नहीं मानी गई, तो गांधी जी ने कहा कि चलो हमें एक मूवमेंट शुरू करते हैं, और इस मूवमेंट का नाम क्या दिया गया, डांडी मार्च। साल्ट टैक्स को इशू बनाया गया और डांडी मार्च को स्टार्ट किया गया। तो डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू होता है। डांडी मार्च, गांधी जी रीच द कोस्ट ऑफ डांडी, डांडी गुजरात में एक जगह है, गांधी जी उनके उसके तट पे पहुंचते हैं, कोस्ट पे पहुंचते हैं, एक मुट्ठी सॉल्ट को उठाते हैं और सिंबोलिकली सॉल्ट लॉ को तोड़ते हैं। कब, अप्रैल 6 को, मार्च 12 से अप्रैल 6 तक की जर्नी थी। ये सिंबोलिकली चैलेंज करते हैं गांधी जी ब्रिटिश एम्पायर को, और इसकी वजह से गांधी जी अरेस्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसी तरह से सॉल्ट सत्याग्रह बोलते हैं इसको, और ये सॉल्ट सत्याग्रह देश में अलग अलग जगह पे सॉल्ट का कानून, सॉल्ट टैक्स को तोड़े जाने लगा। जैसे कि मद्रास में सी राजगोपालाचारी, गुजरात में वल्लभ भाई पटेल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में खान अब्दुल गफ्फार खान, ये सब लोग सॉल्ट लॉ को अलग अलग जगह तोड़ रहे थे। तो 1930 और 31 इसी डांडी मार्च और सॉल्ट मूवमेंट से स्टार्ट होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या करना है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या मोडस ऑपरेंडी है, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना है, स्वदेशी के ऊपर जोर देना है। और अब तक जो मूवमेंट हो रहे थे ना भाई, जैसे नॉन स्वदेशी मूवमेंट था 1905 वाला,
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था 1920-21 वाला, इसमें ये सारी चीजें तो हो रही थी, लेकिन ये नहीं हो रहा था। देयर वॉज नॉट ए कॉल फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस टिल नाउ, अब तक टैक्स देने पे मनाही नहीं थी, लेकिन अब सीधा सीधा गांधी जी इन लोगों से कहा कि नो टैक्स पेमेंट्स, डोंट पे टैक्सेस टू ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये अब सिविल डिसओबीडियंस हुआ। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस वगैरह क्या था छोड़ो। ठीक, चलिए हटाइए। ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, ऐसी कोई खास बात नहीं है। कोई मटेरियल इसमें छुपा नहीं है। चलो तो हाँ, तो हमने देख लिया कि 1931 तक, 1931 तक का देख लिया, 1931 तक देख लिया। क्या हुआ अब तक? अब तक की कहानी क्या थी कि सॉल्ट मार्च निकाला गया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो चुका है। हम्म तो देखो, अभी तक मैंने आपको बताया था कि 1927 में जो साइमन कमीशन आया था, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये था कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर आगे कैसे किया जाए, और इतनी मशक्कत के बाद भी वो नहीं हो पाया। ठीक है, तो अब अंग्रेजों ने सोचा कि भारतीयों के लिए डिवोल्यूशन ऑफ पावर तो करना ही करना है, पावर को डिवॉल्व तो करना ही है। एक सेकंड रुक जाओ। और साइमन कमीशन वो काम नहीं कर पाई है, क्योंकि भारत में कई सारे फ्रैक्शंस हैं। कभी हिंदू महासभा नहीं मान रही है, कभी मुस्लिम लीग नहीं मान रही है, कभी प्रिंसली स्टेट्स नहीं मान रहे हैं, कभी ये वाला प्रोविंस नहीं मान रहा है, कभी वो वाला फ्रीडम फाइटर नहीं मान रहा है। तो क्या किया जाए, कैसे एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया जाए जो सबको मान्य हो? तो ब्रिटिशर्स लेकर आए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कॉन्सेप्ट, कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होंगे जिनमें भारत के हर एक स्टेक होल्डर को बुलाया जाएगा और उनसे डिस्कस किया जाएगा, और उस डिस्कशन के बेस्ड पे एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, फिर जो इम्प्लीमेंट करेंगे बाद में हम इंडिया में, उसके हिसाब से फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस शुरू हुए। तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होता है? 1930 में, 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस विद द इंडियन स्टेक होल्डर्स द साइमन कमीशन रिकमेंडेशन। देखो, साइमन कमीशन ने रिकमेंडेशन अपनी दे दी थी, है ना? अब इसी रिकमेंडेशन को डिस्कस करना था इंडियन स्टेक होल्डर्स से, इसी वजह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रहे थे। ठीक है, टू डिस्कस विद द इंडियन स्टेक होल्डर्स द साइमन कमीशन रिकमेंडेशंस एंड द इशू रिलेटेड टू द फर्दर डिवोल्यूशन ऑफ पावर। तो साइमन कमीशन के रिपोर्ट पे डिस्कस कर लो, और कैसे पावर को आगे डिवोल्यूट करना है इस पे बात कर लो। इसीलिए हम सबको बुलाते हैं, एक जगह बैठते हैं, टेबल पे बैठते हैं, बात करते हैं। तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 1930 में। ठीक है, अब क्योंकि सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल ही रहा था, इसीलिए कांग्रेस जो है पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करती है। फर्स्ट राउंड टेबल कांग्रेस का बॉयकॉट करती है, कांग्रेस बॉयकॉट करती है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कांग्रेस में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग करती है, हिंदू महासभा करता है, प्रिंसली स्टेट्स करते हैं, अम्बेडकर जो दलितों के रिप्रेजेंटेटिव समय तक माने जाते थे वो करते हैं, कांग्रेस बॉयकॉट करती है। ठीक, कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो सारे सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी ने पार्टिसिपेट किया एक्सेप्ट कांग्रेस। बट इतना समझो कि कांग्रेस वाज द बिगेस्ट लीडरशिप ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। कांग्रेस उस समय तक इंडियंस की बिगेस्ट लीडर थी, और जब तक वो किसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट न करे, उस कॉन्फ्रेंस को फेल ही होना है, वो कॉन्फ्रेंस कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है। तो देखो, द ऑब्सेंस ऑफ कांग्रेस इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डेंटेड द क्लेम्स ऑफ ब्रिटिश इंगेजिंग इंडियंस। ब्रिटिश कहते थे कि हम इंडियंस के सारे स्टेक होल्डर्स, इंडिया के सारे स्टेक होल्डर्स को मिला के तब नियम बनाने वाले हैं, लेकिन इस दावे में दम ही नहीं हो सकता जब तक कांग्रेस पार्टिसिपेट ना करे। तो देयर वाज नथिंग मच अचीव्ड इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब देखो, जो उस समय का वायसराय था लॉर्ड इरविन, वो बहुत कीन था कि कांग्रेस को किसी तरह से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ले आया जाए। ठीक है, तो वो कांग्रेस को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ले आना चाहता था। तो इरविन कहता है कि चलो बात करते हैं। इरविन एक ऑफर देता है बात करने के लिए। ठीक है, और गांधी जी उस ऑफर को मान लेते हैं और बातचीत करने को राजी हो जाते हैं, और गांधी इरविन टॉक शुरू होता है। इसी को बोलते हैं गांधी इरविन टॉक्स। तो गांधी इरविन टॉक शुरू होता है। अच्छा, अब जब गांधी इरविन टॉक शुरू हो गया, गांधी जी अंग्रेजों से बात करने लगे, तो सीडीएम को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, उस समय टेम्परेरली सस्पेंड कर दिया जाता है। और गांधी और कांग्रेस कुछ डिमांड्स जो है फिर से किसके सामने रखते हैं? अंग्रेजों के सामने कुछ डिमांड्स रखते हैं। पहला डिमांड क्या था कि देखो, गांधी जी कहते हैं कि ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस को थोड़ी देर के लिए हम वो कर दे रहे हैं, सस्पेंड कर दे रहे हैं। आप चाहते हो इरविन साहब, आप चाहते हो मुझसे बात करना, ताकि आप मुझे कन्विंस कर पाओ, कांग्रेस को कन्विंस कर पाओ कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम पार्टिसिपेट करें। तो हमारी ये कुछ डिमांड्स हैं, ये मान लो तो हम पार्टिसिपेट कर लेंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो
पहला डिमांड था कि सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान कैद किए गए थे उनको छोड़ दिया जाए। दूसरा डिमांड क्या था, ऑल लैंड्स कॉन्फिस्केटेड। जो जैसे क्या होता था कि पहले आप लैंड रिवेन्यू देना होता था या लैंड टैक्सेस को पे करना होता था, और अगर आप नहीं पे कर पाते थे तो आपके लैंड को कॉन्फिस्केट कर दिया जाता था। तो जितने भी लैंड को कॉन्फिस्केट किए हो, जो अभी तक आप बेचे नहीं हो कॉन्फिस्केट करके, उसको रिटर्न करो उनके लैंड ओनर्स को। और तीसरा क्या था, रिमूव द सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट टैक्स हटाओ। तो ब्रिटिशर्स ने ये डिमांड्स को एक्सेप्ट कर ली। मतलब इन डिमांड्स को, बहुत सारे डिमांड्स की गांधी जी ने, अभी आगे बताता हूँ और डिमांड्स जो एक्सेप्ट नहीं हुई, लेकिन ये डिमांड्स एक्सेप्ट हो गई और गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। इस पैक्ट में यही, इसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को साइन होता है। और इस पैक्ट में यही कहा जाता है कि गांधी जी, पैक्ट के हिसाब से हम आपकी ये डिमांड मान रहे हैं और पैक्ट के हिसाब से आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्लीज कम। तो वो जो गांधी जी की आप एक फोटो देखते हो ना, जिसमें बहुत ज्यादा एलिगेशन लगाया जाता है, जिसमें दो लड़कियां हैं और गांधी जी एक रोल्स रॉयस कार से उतर रहे हैं और दो लड़कियां उनको अपने कंधे पे उसका सहारा देके चल रही हैं, मतलब जिसको बहुत मतलब लोग वायरल करते हैं और कहते हैं कि देखो गांधी जी कैसे थे। वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जब पार्टिसिपेट करने गए थे तो उनका बहुत भयंकर वेलकम हुआ था। वो उस टाइम की फोटो है, मैं दिखा दूंगा आपको फोटो बाद में, अभी टाइम वेस्ट होगा। कुछ डिमांड जो है एक्सेप्ट नहीं की गई थी, वो क्या थी, कांग्रेस डिमांडेड फॉर कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस ऑफ भगत सिंह। मतलब भगत सिंह को साउंडर्स के केस में और वो जो असेंबली की साउंड बम वाला केस था उसके केस में फांसी की सजा सुना दी गई थी। तो गांधी जी ने उस समय ये भी गांधी जी ने डिमांड किया था कि इस डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दो। तो ये वाली डिमांड अंग्रेजों ने नहीं मानी थी। और जो सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान जो पुलिस ने ज्यादतियां की थी, ब्रुटलिटीज की थी, उसकी जांच की जाए, गांधी जी ये भी बोल रहे थे। तो ये वाली डिमांड भी नहीं मानी गई थी। तो ये दो डिमांड नहीं मानी गई, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और फिर गांधी इरविन पैक्ट हो गया और गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। कांग्रेस एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन लंदन और सस्पेंडेड द सीडीएम। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो उस समय चल रहा था उसको स्थगित किया गया और कांग्रेस गांधी जी के साथ लंदन पहुंचती है द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। इट वॉज फर्स्ट टाइम व्हेन ए कांग्रेस साइंड ए पैक्ट विथ ए वायसराय। ये पहली बार था जब कांग्रेस ने वायसराय के साथ कोई पैक्ट साइन किया था। 1931 में कराची सेशन ऑफ कांग्रेस होता है जिसमें गांधी इरविन पैक्ट को इंडोर्स किया जाता है और रिजोल्यूशन पास किया जाता है फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का। कुछ खास बात नहीं छोड़ो। इन दिस सेशन कांग्रेस डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सॉरी। ठीक है, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में चलता है। ये पहला और आखिरी सेशन है, पहला और आखिरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, दूसरा वाला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही पहला और आखिरी था जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, जिसमें कांग्रेस भी थी, गांधी जी रिप्रेजेंटेटिव थे, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, अम्बेडकर, प्रिंसली स्टेट, सबने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बवाल हो गया। अब इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सारे स्टेक होल्डर्स मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाना था और डिस्कस करना था किस पे, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे। तो इसी में अंबेडकर साहब ने कहा कि जिस तरह मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला हुआ है, इसी तरह बैकवर्ड कास्ट को यानी कि दलित्स को शेड्यूल कास्ट को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दो, है ना। तो अब गांधी जी जो थे ये अंबेडकर साहब की इस डिमांड को अपोज कर रहे थे। गांधी जी कह रहे थे कि इस डिमांड की वजह से, इस सेपरेट इलेक्टोरेट्स की वजह से हिंदुइज्म में या हिंदुओं के बीच में आप एक फ्रैक्शन को क्रिएट कर दोगे, आप एक वो रिफ्ट क्रिएट कर दोगे, अलग अलग बहुत अलग वाली भेद भावना आ जाएगी। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड को गांधी जी मांगने को तैयार ही नहीं थे। गांधी जी ये कह रहे थे कि रिजर्वेशन दे दो ना, रिजर्वेशन दे दो, सेपरेट इलेक्टोरेट मत दो, रिजर्वेशन दे दो। ठीक है, तो कांग्रेस इज द सोल, और गांधी जी भी बोल रहे थे कांग्रेस इज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, अंबेडकर एंड अदर अपोज दिस। गांधी जी ये बोल रहे थे कि कांग्रेस ही पूरे इंडिया की अकेली रिप्रेजेंटेटिव है। इसी आइडिया को अंबेडकर और अदर लोग रिजेक्ट कर रहे थे। आउटकम क्या हुआ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, कि इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी सेटअप हुई और कम्युनल अवार्ड्स इंडियन डू नॉट सॉर्ट आउट। ठीक है, चलिए कोई खास नहीं, कम्युनल अवार्ड दे दिया गया, मतलब कि हम देंगे ये रिजर्वेशन, मतलब बोला गया कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स अगर हम दे देंगे अगर इंडियंस अपने आप में इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करते हैं। तो ब्रिटिश ग्रांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स
ब्रिटिश ग्रांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू बैकवर्ड कास्ट एक्सेप्टिंग अम्बेडकर पोजीशन। अम्बेडकर क्या बोल रहे थे कि बैकवर्ड कास्ट जो है, शेड्यूल कास्ट जो है, इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दो, यही तो बोल रहे थे अम्बेडकर साहब। पेन को क्या हो गया भाई साहब? ठीक है, तो ब्रिटिश ग्रांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स, तो 1932 में कम्युनल अवार्ड घोषित होता है। इस कम्युनल अवार्ड में शेड्यूल कास्ट को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिया जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिया जाता है। आई थिंक पेन में कोई प्रॉब्लम हो गई है यार, चल नहीं रहा है पेन। चाहिए तो हाईलाइटर तो चल रहा है, हाँ चल रहा है, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाता है, ठीक है। अब इसको भी, अभी तक तो ब्रिटिशर्स जो है हिंदू मुस्लिम में डिवाइड रूल खेल रहे थे, अब कास्ट लाइन पर भी ब्रिटिशर्स डिवाइड करने लगे हैं। तो इसी वजह से गांधी जी जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं और सीडीएम को, सिविल डिसोबीडियंस को फिर से रिज्यूम करते हैं। और गांधी जी हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, ये कहते हुए कि ये जो कम्युनल अवार्ड आप दिए हो इसको विड्रॉ करो। अब गांधी जी भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं, तो अम्बेडकर जी पे प्रेशर बनता है कि यार गांधी जी भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, आप जो अम्बेडकर जी आप तो जिद पकड़ के बैठ गए कम्युनल अवार्ड का, तो गांधी जी की बात को मानो। तो अम्बेडकर जी एक्सेप्ट कर लेते हैं गांधी जी की डिमांड को और रिजर्वेशन वाले सिस्टम को मान लेते हैं कि ठीक है, हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहिए, हमें ज्वाइंट इलेक्टोरेट ही दे दो, लेकिन उसमें रिजर्वेशन दे दो। तो गांधी जी के बीच में और अम्बेडकर जी के बीच में ये सहमति बन जाती है और एक पैक्ट साइन होता है, उसको बोलते हैं पूना पैक्ट। 1932 में कौन सा पैक्ट? पूना पैक्ट साइन होता है, जहां पे गांधी जी और अम्बेडकर जी एक सहमति में पहुंचते हैं कि रिजर्वेशन दे देंगे लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, ठीक है। कांग्रेस डिसाइडेड टू रिज्यूम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिज्यूम तो कर दिए, लेकिन यार आप कोई चीज चल रही है फिर उसको आप रोको फिर स्टार्ट करो तो मोमेंटम खत्म हो जाता है ना, तो मोमेंटम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का खत्म हो चुका था। देखो कोई भी आंदोलन एक बार रुक के चलाओगे तो मोमेंटम खत्म हो जाएगा, चाहे वो शाहीन बाग का हो, चाहे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का हो, चाहे काला धन वापस लाओ वाला आंदोलन हो, ठीक है, कोई भी आंदोलन हो, मोमेंटम टूटा तो खत्म। फिर तीसरा राउंड, दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी कुछ सिग्निफिकेंट अचीव नहीं हो पाया। तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है नवंबर 17 1932 से लेकर दिसंबर 24 1932 तक। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है, बाकी सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के कंक्लूजन जो निकला, इसी कंक्लूजन के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक तो आप ध्यान से पढ़ लेना अपने सोर्स से, दूसरा मैं आगे पढ़ा भी दूंगा, लेकिन मैं बहुत कॉम्प्रहेंसिव नहीं पढ़ाऊंगा, आपको ध्यान से पढ़ना होगा, चीजें याद करनी होंगी। ये मेंस का मटेरियल इसको हटाओ, गांधी वर्सेस अम्बेडकर इनके आइडियोलॉजी वगैरह को। ये बीच में कुछ ब्लर पेजेस हैं, अरे यार शायद ना ये स्कैन ठीक से नहीं हो पाया है ना, नहीं नहीं हो गया हो गया हो गया, एक सेकंड, सॉरी यार, हाँ एक बार मुझे देखने दो ठीक से। ठीक है ठीक है। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए, उम्मीद है कि आपको कहानी ठीक से समझ में आ रही होगी। ये रिवीजन पर्पस के लिए वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, एक बार पहले इस वीडियो को देख लो, स्पेक्ट्रम ढंग से पढ़ लो, फिर आके इससे रिवाइज कर लो एंड यू आर सॉर्टेड फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए, इन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पास किया गया। क्या था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? प्रोविंसेस में जो डायरकी थी, जो मैंने बताया था कि 1919 में प्रोविंसेस में डायरकी आई थी, जो ट्रांसफर्ड लिस्ट और रिजर्व लिस्ट की बात की जा रही थी, वो उसको अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है, उसको अबॉलिश कर दिया गया। और सेंट्रल में, प्रोविंसेस में ना, सेंटर में डायरकी आ गई। अब इस पेन को फिर क्या हो गया, तो सेंटर में दायर किया गया। अब वो रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट सेंटर में आ गया। अब प्रोविंसेस में अब क्या हुआ, प्रोविंसेस में पहले डायरकी था, प्रोविंसेस में डायरकी को हटाया गया, तो प्रोविंसेस में अब क्या लाया गया, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दिया गया, ठीक है। रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट को हटा दिया गया और इलेक्टेड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाने लगा। और जो इलेक्टेड प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, बजट के 40% हिस्से पे उसको कंट्रोल दे दिया गया। लॉ एंड ऑर्डर को प्रोविंशियल लेवल पे डाइल्यूट कर दिया, मतलब प्रोविंसेस को लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट डिवॉल्व कर दिया गया, ठीक है। और क्या क्या था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में, एक फेडरल स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया पहली बार। इसमें कहा गया कि 3 लिस्ट होंगे, एक सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट होगा, एक स्टेट लिस्ट होगा, एक कॉन्करेंट लिस्ट होगा, जो अभी हमारा लिस्ट चलता है 3 लिस्ट, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा 7 शेड्यूल वाला।
आर्टिकल 256 आई गेस, या 256, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो ये 3 लिस्ट का आइडिया 1935 से आया था। प्रोविंशियल प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनको अलाउ किया गया पहली बार कि अपने ऑटोनॉमी को प्रिजर्व कर सकते हैं, बटलर कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से। सेपरेट इलेक्टोरेट का जो आइडिया था जो 1909 में शुरू हुआ था वो कंटिन्यू रहा, और बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो था वो सेंट्रल लेवल पे फिर से आ गया, मतलब आया। और हाँ, और ये तो फिर से शायद स्कैन हो गया दोबारा, ये दोबारा स्कैन हो गया है, सिग्निफिकेंस वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अब 1935 के एक्ट के हिसाब से 1937 में फिर से इलेक्शन होने थे। तो 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं और कांग्रेस को मेजोरिटी सीट्स मिल जाती हैं। कहाँ कहाँ पे? पंजाब में, सिंध में, एनडब्ल्यूएफपी में, बंगाल में, असम को छोड़ के बाकी सारे प्रोविंसेस में कांग्रेस को प्रोविंशियल इलेक्शन में मेजोरिटी मिलती है। और बाकी सारे प्रोविंसेस में, इन प्रोविंसेस को छोड़ के, क्योंकि मुस्लिम बहुल्य इलाके थे, इन प्रोविंसेस को छोड़ के बाकी सारे प्रोविंसेस में कांग्रेस जो है सरकार बनाती है। ठीक है, और कांग्रेस लार्ज जो है, ठीक है, मुस्लिम लीग जो है डिडेंट वोन इन एनी प्रोविंस, मुस्लिम लीग किसी प्रोविंस में नहीं जीतती है। आपको क्या लग रहा है कि इन प्रोविंसेस में जहां कांग्रेस सरकार नहीं बनाई है वहां मुस्लिम लीग जीत गई है? नहीं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट लोग को चुनाव लड़ रहे होंगे, वो जीते होंगे, मुस्लिम लीग नहीं जीती थी। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो पाकिस्तान बनाने वाले मुस्लिम लीग ही थे उनकी कितनी पॉपुलरिटी इंडिया में थी। ठीक है, जो कहते थे कि हाथ में लोटा मुंह में पान और लेके रहेंगे पाकिस्तान। ठीक है, तो कांग्रेस फॉर्म प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन मेनी स्टेट्स। कांग्रेस गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज थी, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कुछ। ठीक है, चलिए, तो 1937 तक क्लियर हो गया। प्रोविंस 37 में तक, 35 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, 37 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, कुछ स्टेट को छोड़ के कांग्रेस ने सब में गवर्नमेंट बना ली। अब देखो लास्ट हमें पढ़ना है 37 से 46 में, लास्ट टाइमलाइन 1937 से 1946 में क्या क्या हुआ। शुरू करते हैं, टाइमलाइन देख लेते हैं। 1939 में त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस होता है। तो त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस में क्या क्या होता है? बोस वॉज कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन टू लीड कांग्रेस। तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन होगा इसके लिए इलेक्शन होता है, और बोस जी इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी। लेकिन गांधी जी बोस के इलेक्शन को अपोज करते हैं और गांधी जी अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, पिट्टा भाई सीतारमैया। ठीक है, फिर भी बोस जीत जाते हैं, लेकिन बोस जीत के भी रिजाइन कर देते हैं। क्या आदमी था यार, गांधी जी अपोज कर रहे थे बोस को, बोस इलेक्शन जीत के भी रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, चलो 1940 में बोस जा एक फॉरवर्ड ब्लॉक को फॉर्म करते हैं, बोस एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं कांग्रेस के अंदर ही। 1942 में बोस जाके इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन करते हैं, और क्विट इंडिया मूवमेंट बाद में 1942 में चलता है। तो ये पढ़ते हैं। इसके पहले 1939 से 1945 के बीच में क्या हुआ? वर्ल्ड वार 2 हुआ। वर्ल्ड वार 2 आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ लेना, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा वर्ल्ड वार 2। ठीक है, 1939 में वर्धा सेशन हुआ कांग्रेस का। ठीक है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया जहां पे इन्होंने कहा कि कांग्रेस वुड सपोर्ट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन ट्रूप्स इन वर्ल्ड वार 2। तो जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड वार 2 की लड़ाई में अंग्रेजों को भारतीय ट्रूप्स का सपोर्ट चाहिए था। तो कांग्रेस ने वर्धा सेशन में कहा कि हाँ ठीक है, भारतीय सैनिक जाएंगे कांग्रेस ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ने वर्ल्ड वार 2 में, लेकिन कुछ कंडीशन, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि देयर मस्ट बी इमीडिएट सब्सटेंशियल डिवोल्यूशन ऑफ पावर बिफोर इंडियन ट्रूप्स वेयर इन्वॉल्व। इससे पहले कि आप इंडियन ट्रूप्स को इन्वॉल्व करो, इमीडिएट डिवोल्यूशन ऑफ पावर करो, पहले हमें कुछ पावर दो। ठीक है, भारतीयों को। सेकेंड, आफ्टर द वॉर गॉट ओवर ब्रिटिश वुड स्टेब्लिश ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ट्रांसफर पावर टू इंडियंस। और जैसे ही वॉर खत्म होगा ब्रिटिशर्स को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, और इसी से डिसाइड होगा कि ब्रिटिशर्स से इंडियंस में पावर कैसे ट्रांसफर होगा, मतलब आजादी की बात होगी। तो ब्रिटिश जो है इस रिजोल्यूशन को इग्नोर कर देते हैं जो वर्धा सेशन में पास हुआ था। 1940 के अगस्त में एलाइड फोर्सेस सफर्ड ह्यूज लॉस एंड दे न्यू दे विल नीड इंडियन सोल्जर्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो दे मेड अगस्त ऑफर। पहले तो ब्रिटिशर्स ने ये वाला नहीं माना, जो ये वाला रिजोल्यूशन नहीं माना, लेकिन अगस्त 1940 में ब्रिटिशर्स को वर्ल्ड वार 2 में बहुत भारी नुकसान हुआ। अलाइड फोर्सेस जिसके ब्रिटिशर्स जिनके साथ थे उनका बहुत भारी नुकसान हुआ, और इनको लगने लगा कि अब हमें इंडियन ट्रूप्स की जरूरत तो पड़ेगी, बिना इनके हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे, इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो ब्रिटिशर्स ने इंडियन ट्रूप्स इनकी तरफ से लड़े, इसलिए
1940 में एक अगस्त ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया? अगस्त ऑफर। इस अगस्त ऑफर में इन्होंने क्या क्या कहा कि हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस की बात की गई। नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज। अब क्योंकि इसको सबको खुश करना था, मुस्लिम लीग को भी खुश करना था, तो ये कहते हैं कि इंडिया में आगे कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा जिसमें माइनॉरिटीज की बात न मानी जाए, मतलब बिना माइनॉरिटीज से कंसल्ट किए कोई भी मतलब इंडिया में पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा। तो मुस्लिम लीग को ये बात अच्छी लगी। और तीसरी बात कि हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे जिसमें मेनली इंडियन होंगे। मेनली इंडियन, सारे इंडियन नहीं होंगे। इन्होंने क्या डिमांड की थी वर्धा सेशन में कि आफ्टर द वॉर वाज ओवर ब्रिटिश असेंबली ट्रांसफर। अच्छा अच्छा, हाँ, इसमें था कि सिर्फ इंडियंस होंगे। इन्होंने जो डिमांड की थी इसमें ये डिमांड था कि मेनली इंडियंस होंगे, सारे नहीं, मेनली इंडियंस होंगे। लेकिन ये कब? युद्ध खत्म होने के बाद। तो कांग्रेस ने इस बार इनका ऑफर रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने वर्धा सेशन में कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया कि हम आपका सपोर्ट कर देंगे, लेकिन आप ये दो बातें मान लो, ये वाला। तो ब्रिटिशर्स में ओवर कॉन्फिडेंस में थे, तो इन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया, ये वाला रेजोल्यूशन। फिर जब इनकी फटी 1940 में, तो इन्होंने फिर इंडियन के सपोर्ट लेने के लिए अगस्त ऑफर लाया। इन्होंने ये सारी चीजें कही कि हम ये सारी चीज आपके लिए करेंगे। तो कांग्रेस इस समय एटीट्यूड में थी कि अच्छा बेटा, आज पड़ गई जरूरत। तो कांग्रेस ने फिर कहा कि अब तो गेंद हमारे पाले में है, तो इन्होंने अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि नेहरू कह रहे थे कांग्रेस नाउ नॉट डिमांडिंग डोमिनियन स्टेटस। जो आप ये डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हो ना, ये लेमन चूस नहीं चाहिए हमको, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस। तो कहा कि अभी लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा, पूर्ण स्वराज चाहिए, ये मानोगे तब जाके हमारा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। 1941 में इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू होते हैं। 15,000 इंडियंस जो हैं इंक्लूडिंग सम कांग्रेसमैन ड्राफ्टेड एन एंटी वार डिक्लेरेशन वेयर टू टेक आउट पीसफुल प्रोसेशन फॉर द सेम। दिल्ली चलो मूवमेंट, दिल्ली चलो मूवमेंट शुरू होता है। ये वॉर के अगेंस्ट में ये सत्याग्रह होता है। विनोबा भावे इसी समय फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही थे। कौन? विनोबा भावे। फर्स्ट 15,000 इंडिविजुअल सत्याग्रही, फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही वॉज विनोबा भावे। मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, ये सब आप ये चीजें पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना होगा तो। ठीक है। 1942 as the British colonial position in Burma was threatened by the Japanese annexation, now desperate for Indian support sent a new mission under Stafford Cripps। अब देखो 1942 आते आते अगस्त ऑफर तो नहीं मानी गई है ना, अगस्त ऑफर नहीं मानी गई। तो 1942 में जापानियों के हाथों जब ब्रिटिशर्स पीटे जा रहे थे और बर्मा में एक समय ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, लेकिन जापानियों ने जब बर्मा को छीना तो फिर अंग्रेजों को लगा कि यार अब तो जरूरी है इंडियंस का सपोर्ट। तो फिर स्टेफर्ड क्रिप्स के लीडरशिप में क्रिप्स मिशन भेजा गया इंडिया में। क्रिप्स मिशन कि जाओ यार तुम लोग इंडियंस को मनाओ, उनको बोलो कि हम आपको ये चीजें दे देंगे, आप जो मांग रहे हैं आपको दे देंगे, लेकिन आप हमारा सपोर्ट करो। तो फिर अगस्त ऑफर आता है। अगस्त ऑफर के बाद क्या आया? क्रिप्स आया। ए सी याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है, वो क्रोनोलॉजी पूछ लेता है। तो क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। क्रिप्स मिशन क्या क्या बोला? क्रिप्स मिशन बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे, वुड कंपोज्ड सोनली ऑफ इंडियंस। अगस्त ऑफर में कह रहा था मेनली इंडियंस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी सोनली इंडियंस होंगी। ये कहां पे कहा गया? क्रिप्स। अभी भी पूर्ण स्वराज की बात नहीं कर रहे हैं ये कमीने, अभी भी कह रहे हैं डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा आपको, अभी इनको समझ में नहीं आया है। तीसरा, दीज प्रोविंसेस विच डिड नॉट वांट टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन वुड फॉर्म ए यूनियन ऑफ देयर ओन, राइट टू सीसीड। अच्छा, ये बहुत खतरनाक चीज ले आए कि जब इंडियन यूनियन बनाएंगे हम, डोमिनियन स्टेटस बना के, तो जो प्रोविंस इंडिया की यूनियन को ज्वाइन नहीं करना चाहती है वो चाहे तो खुद बाहर निकल जाए, राइट टू सीसीड दिया गया। कांग्रेस जो है इसके एकदम अपोजिशन में थी कि ये तो नहीं हो सकता है, कोई भैया भारत से बाहर निकल के अलग देश बना लो, ये कैसे मान सकते हैं? नहीं। तो कांग्रेस ने इस वाले पॉइंट का बहुत अपोज किया। तो कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को भी रिजेक्ट कर दिया। अभी अगस्त ऑफर को रिजेक्ट किया था, क्रिप्स मिशन को भी रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया? वही बात कि डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, और राइट टू सीसेड सपने में भी नहीं। ठीक है। तो क्रिप्स मिशन वॉज फेल्ड। ब्रिटिश पोजीशन वर्ल्ड वार 2 में एकदम वीक होती गई और कांग्रेस ने सोचा कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने का टाइम है, ब्रिटिशर्स कमजोर हैं वर्ल्ड वार 2 में। इसी के मद्देनजर कांग्रेस लॉन्च कर देती है द लास्ट नेल इन द कॉफिन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। तो यहां से अगला फेज 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में गांधी जी डिक्लेयर करते हैं, गांधी जी को इस क्विट इंडिया मूवमेंट का, इस स्ट्रगल का लीडर डिक्लेयर कर दिया जाता है और गांधी जी नारा देते हैं डू और डाई,
करो या मरो। 9 अगस्त 1942 को जितनी भी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है सबको जेल में भेज दिया जाता है, और इसकी वजह से मासेस में और ज्यादा मासेस को प्रोवोक कर देते हैं अंग्रेजी, ऐसा करके मासेस के अंदर और गुस्सा आ जाता है। तो फिर स्पॉन्टेनियस सर्ज होता है मासेस का, मासेस बाहर बड़ी संख्याओं में बाहर आते हैं और ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करते हैं और टेक्सटाइल को जलाते हैं, ब्रिटिश टेक्सटाइल्स को। और अब क्योंकि टॉप लीडरशिप को जेल में डाल दिया, तो अब क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड करने का जो दारोमदार आ जाता है वो मिडिल लेवल लीडरशिप पे आ जाता है। कौन कौन? अरुणा आसिफ अली, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, ये इंपॉर्टेंट लीडरशिप थी, खासकर इंपॉर्टेंट विमेन लीडरशिप। नाम याद रखो, कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है कि अरुणा आसिफ अली, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, ये लोग किस स्ट्रगल से या किस मूवमेंट से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, और पीसीएस में तो खैर हर साल पूछ लेते हैं। बाय द लार्जेस्ट मूवमेंट दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड टिल नाउ, ये अभी तक का सबसे बड़ा मूवमेंट था। और 1943 में मूवमेंट विदर्ड अवे बाय द ब्रिटिश क्रैकडाउन, और ब्रिटिश सर्स इस मूवमेंट को बहुत भयंकर क्रैकडाउन करते हैं और धीरे धीरे ये मूवमेंट 1943 तक खत्म हो जाता है। ठीक, अब वर्ल्ड वार टू के बाद फिर मिलिटेंट नेशनलिज्म का फेज 3 शुरू होता है। जैसे कि मैंने बताया कि मिलिटेंट नेशनलिज्म का फेज 1 वर्ल्ड वार 1 में हुआ, 1920 में फिर मिलिटेंट नेशनलिज्म शुरू हुई थी। अभी डब्ल्यू वर्ल्ड वार 2 के बाद फिर फेज 3 ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म शुरू हुआ। इसमें क्या हुआ था? इसमें इंडियन नेशनल आर्मी, खासकर जो आईएनए बनी थी 1942 के अनवर्ड, मोहन सिंह सोल्जर्स इन ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस। तो ब्रिटिश इंडिया के फोर्स में मोहन सिंह सोल्जर थे जो वर्ल्ड वार 2 में लड़ रहे थे, उन्होंने ही इंडियन नेशनल आर्मी बनाया था। ये प्रिजनर्स ऑफ वार्स के द्वारा बनाई गई थी। जो भी प्रिजनर्स ऑफ वार्स थे, मतलब जो ब्रिटिश इंडिया के सोल्जर्स थे, जो ब्रिटिश के सोल्जर इंडियन सोल्जर्स थे, ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे, जिनको जापानियों ने कैप्चर कर लिया था, उन्हीं प्रिजनर्स ऑफ वार्स को मिला के बर्मा में 15-16 हजार प्रिजनर्स ऑफ वार को मिला के जापानीज फोर्सेस ने उनको ट्रेन किया और इंडियन नेशनल आर्मी बनी। मोहन सिंह गेव ऑफर टू आईएनए टू ऑफर टू, तो मोहन सिंह ने ही ये आइडिया दिया जापान को कि इन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को लेके आप इंडियन नेशनल आर्मी बना लो। हालांकि इस सेगमेंट से यूपीएससी क्वेश्चन कम पूछती है, फिर भी देख लो। मोहन सिंह कंसीव्ड द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, तो इंडियन नेशनल आर्मी का आइडिया किसका था? मोहन सिंह का था। विच वुड कुड ज्वाइन हैंड्स विद द जापानीज, मोहन सिंह कहते हैं कि ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो हैं इनसे इंडियन नेशनल आर्मी बनाओ, जापानियों के साथ हाथ मिलाएंगे और इंडिया में ब्रिटिशर्स को ओवरथ्रो कर देंगे। तो इंडियन नेशनल आर्मी प्लस जापान वर्सेस ब्रिटिशर्स, बैटल ऑफ कोहिमा हुआ 1942 में इनके बीच में। लेकिन जापानीज जो थे वो इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स को इक्वली ट्रीट नहीं करते थे। बाद में 1943 में बोस को जो लीडरशिप मिलती है आईएनए की, और फॉर्म्ड द प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट इन रंगून, तो रंगून में प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट बना लेते हैं बोस। और बोस क्लेरिफाइड दैट इंडियन नेशनल आर्मी एंड बोस वुड इंटर इंडिया ओनली आफ्टर द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस, तो जब कांग्रेस कहेगी और कांग्रेस की लीडरशिप में ही इंडियन नेशनल आर्मी इंडिया में घुसेगी। 1943 में एज द जापानीज फोर्सेस सफर्ड सेटबैक ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूएस ट्रूप्स इन द पैसिफिक। देखो क्या होता है कि अभी तक तो वर्ल्ड वार 2 में जापानीज लेड एक्सियल पावर्स जीत रही थी, ठीक है, एलाइड पावर्स हार रही थी, ब्रिटिशर्स हार रहे थे। लेकिन जैसे यूएस एंटर करता है 1941-42 में वर्ल्ड वार 2 में, तो फिर ब्रिटिशर्स मजबूत हो जाते हैं और जापानी हारने लगते हैं। तो जापानियों को बहुत सेटबैक मिलता है, तो जापानी जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक जो आ चुके थे बर्मा वगैरह को कैप्चर करके, वहां से पीछे हट जाते हैं और इंडियन नेशनल आर्मी अब अकेली बचती है। तो अब इन इंडियन नेशनल आर्मी के लोगों को, क्योंकि अकेले पड़ गए थे, जापानी भाग गए थे और इंडियन नेशनल आर्मी बहुत कैपेसिटी भी बहुत कम थी, तो दीज आईएनए सोल्जर्स वेर नाउ टेकन एज प्रिजनर्स बाय ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स ने इनको पकड़ लिया और इनके ट्रायल्स शुरू हुए 1945 में, इसको बोलते हैं आईएनए ट्रायल्स। 1945 में फिर क्या हुआ? वेवल प्लान आया 1945 में। वेवल प्लान क्यों आया? टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ कांग्रेस सपोर्ट फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन ट्रूप्स इन वर्ल्ड वार 2, बट वर्ल्ड वार 2 में अभी भी ब्रिटिशर्स को इंडिया का सपोर्ट चाहिए था, इंडियन सोल्जर्स का। तो इसीलिए पहले अगस्ता पर आया, क्रिप्स मिशन आया, अब क्या आया? वेवल प्लान आया 1945 में, डिस्कस करने के लिए फ्यूचर डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स को। इसमें क्या कहा गया कि डोमिनियन स्टेटस देंगे। दूसरा बात क्या कहा गया? एक्सेप्ट द वायसराय एंड कमांडर इन चीफ, ऑल अदर पोजीशन वुड बी डिवॉल्व टू इंडियंस, तो सिर्फ वायसराय और कमांडर इन चीफ पोजीशन को छोड़ के सरकार के हर पोजीशन इंडियंस को दे दी जाएगी। तीसरा क्या? आफ्टर द वॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी सेटअप, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी संविधान बनाने के लिए। इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर हिंदू एंड मुस्लिम इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिंदू और मुस्लिम को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। मुस्लिम लीग ने क्या बोला? ऑल मुस्लिम्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है, हटाओ, कोई खास बात नहीं है। कांग्रेस एग्री नहीं होती है इस बात से, ठीक है, कुछ कुछ चलता है। तो मतलब कहने का मतलब वेबल प्लान से भी रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस एग्री नहीं हुई। ठीक है, अब 1940-47 तक के बीच में जो
जो चीज़ें होती हैं, खासकर डायरेक्ट एक्शन डे और रिजोल्यूशन फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान डे, मुस्लिम लीग डिमांड करती है पाकिस्तान से, ये सब सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता यूपीएससी में, अभी तक नहीं पूछा है। तो 1945 में वेबल अनाउंस द ब्रेकडाउन ऑफ टॉक्स। तो वेबल कहते हैं कि ये जो टॉक्स था, वेबल प्लान था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो ये प्लान ड्रॉप कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। 1945 के नवंबर से लेके 1946 के जनवरी तक कई सारे इवेंट्स होते हैं, क्योंकि आईएनए ट्रायल्स चल रहे हैं। वो जो सोल्जर्स थे आईएनए के, जो कोहिमा तक आ गए थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जिनको जापानी भाग गए थे तो, और ये कमजोर पड़ गए थे, तो अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया था, और अंग्रेज पकड़ के इनका ट्रायल्स कर रहे थे, इनका कोर्ट मार्शल कर रहे थे, इनको फांसी वासी भी दे रहे थे। इसी की वजह से एक रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी हो जाती है। एक इंडियन नेवी की शिप थी, है ना, एक इंडियन नेवी की शिप थी जो बॉम्बे में डिप्लॉयड थी। उस शिप पे जो है इंडियन नेवी के कुछ सोल्जर्स पोस्टेड थे, जो इंडियन इंडियन लोग थे। ये लोग विद्रोह कर देते हैं, ब्रॉट इन ए सेंस ऑफ अर्जेंसी ऑन द पोर्ट ऑफ ब्रिटिश टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ पावर। और इस म्यूटनी की वजह से भी डिवोल्यूशन ऑफ पावर, मतलब अब अंग्रेज चाह रहे थे कि यार किसी तरह से हम छोड़ के जाएं इंडिया को, क्योंकि अब इंडिया ना नासूर बन चुका था, ना उगले जाता था ना निगले जाता था, तो ये लोग अब इंडिया को छोड़ना चाहते थे। तो कांग्रेस मोबिलाइज्ड मासेस टू सपोर्ट आईएनए सोल्जर्स, मतलब ठीक है, आईएनए वगैरह का चल रहा था, इसी बीच में रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटनी भी हो गई। ठीक है, तो अब ब्रिटिशर्स को बेसिकली भागना था। तो अब ये आखिरी आता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में, ये याद रखो, अगस्त ऑफर के बाद क्रिप्स मिशन, वेबल प्लान, फिर कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में। 3 मेंबर होते हैं, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, इसमें पहली बात क्या कही गई थी कि ये पहला मेजर प्लान था वेयर ब्रिटिशर्स रिजेक्टेड द मुस्लिम लीग डिमांड फॉर सेपरेट पाकिस्तान। अच्छा, ये 1946 वाले प्लान में, कैबिनेट मिशन प्लान में, ब्रिटिशर्स जो थे, जो पाकिस्तान बनाने का जो डिमांड था मुस्लिम लीग का, इसको रिजेक्ट करते हैं, इसको रिजेक्ट कर देते हैं, बिकॉज इट वुड लीड टू सिग्निफिकेंट नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन इन नॉर्थ वेस्ट ईस्टर्न रीजन विच वेयर बी। ठीक है, क्यों करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है जानना आपके लिए, बस कर देते हैं, ये जान लो। कैबिनेट मिशन 3 स्टेट फॉर्मूला प्रपोज करती है। पहला, कि मतलब जो भी ब्रिटिश की जो भी इंडिया है, टोटल इंडिया है, इसको 3 भागों में बांटा जाएगा। एक सेक्शन ए स्टेट बनाए जाएंगे, एक सेक्शन बी, एक सेक्शन सी। देखो देखो, सेक्शन ए क्या होगा, सेक्शन बी क्या होगा, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस इन नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस होंगे, इसको सेक्शन बी में रखा जाएगा। सेक्शन सी, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस ईस्ट इंडिया, और ईस्ट इंडिया में जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं, इसको सेक्शन सी में रखा जाएगा, और बाकी जो भी एरिया बचता है वो सेक्शन ए में आ जाएगा। ठीक है, और इनका गवर्नेंस, क्योंकि देखो मुस्लिम लीग तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा पाकिस्तान के रूप में अलग मांग ही रही थी, तो कैबिनेट मिशन में कहा गया कि पाकिस्तान मत बनाओ, लेकिन 3 कैटेगरी में बांट देते हैं इंडिया को, ये कैटेगरी और ये कैटेगरी, सेक्शन बी और सी हो जाएगा, बाकी बचा सेक्शन ए हो जाएगा। तो सेक्शन बी और सेक्शन सी की कैटेगरी में आप लोग थोड़ा सा ज्यादा ऑटोनॉमी ले लो रूल करने में, जहां ज्यादा रिजर्वेशन ले लो, मुस्लिमों का रूल कर लो, और बाकी नॉर्मल तरह से रूल होने दो। तो ये मांगा गया था अंडर ए कॉमन सेंटर, और तीनों का सेंटर जो है एक कॉमन होगा, मतलब सेंटर कॉमन होगा, बाकी तीनों में अलग अलग आप कर सकते हो अपना अपना जो भी है। डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और कम्युनिकेशन एक कॉमन सेंटर के बीच में रहेगा, बाकी आप अपना सेक्शन बी और सेक्शन सी में अलग अलग तरीके से रूल कर सकते हो। तो बाद में ये भी नहीं माना गया था शायद, हाँ नहीं माना गया था, और डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो ये वाला भी नहीं हुआ। रीजन फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ टॉक्स वाज ए डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रुपिंग क्लॉज। तो ये जो ग्रुपिंग वाला क्लॉज हुआ ना, इस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया मुस्लिम लीग और कांग्रेस का, और इसमें टॉक्स में ब्रेकडाउन हो गया फिर से। अब देखो, अगस्त 1946 और नवंबर 1946, मुस्लिम लीग गेव ए कॉल फॉर डायरेक्ट एक्शन टू क्लेम पाकिस्तान। मुस्लिम लीग ने कहा कि डायरेक्ट एक्शन करके हम पाकिस्तान को ले लेंगे, तो बाकी काफी मारकाट होता है, दंगा फसाद होता है, और पाकिस्तान के लिए मूवमेंट तेज हो जाती है। 1946 का इलेक्शन होता है इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए। ठीक है, रिप्रेजेंटेड ए मेजर ब्रेक थ्रू फॉर द मुस्लिम लीग, और इस 1946 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग को बड़ी सफलता मिलती है, और मुस्लिम लीग gaining 86% of the Muslim votes polled in Muslim majority areas in Punjab, Sindh and Bengal। आज के दिन में जहां जहां पाकिस्तान है ना, पंजाब, सिंध और बंगाल, ये बांग्लादेश जो वाला एरिया, यहाँ पे 86% मुस्लिम पॉपुलेशन का वोट मुस्लिम लीग को मिल जाता है। इससे मुस्लिम लीग का जो पाकिस्तान के डिमांड का जो पक्ष था वो काफी मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो ये सब हो गया। 1947 में क्लीमेंट एटली आता है, ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट, मतलब ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली ब्रिटिश पीएम बनता है, और जनवरी 1947 में एक स्टेटमेंट देता है,
और ये कहता है कि अब भारत को डेडलाइन दे देता है कि इस समय तक बाय द एंड ऑफ 1948 तक हम भारत को आज़ाद कर देंगे, और इस प्रोसेस को और स्पीड अप किया जाए, लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भेज देता है इंडिया में। इसके बाद से आपको कहानी पता ही है, फिर वायसराय रेड सीरियल रेडक्लिफ आता है जो पार्टीशन के लिए नक्शा बनाता है। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को आज भी रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। माउंटबेटन प्लान के हिसाब से पार्टीशन होता है और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास हो जाता है और भारत आज़ाद हो जाता है और भारत इंडिया और पाकिस्तान में बढ़ जाता है। इसी तरह से हमारा कहानी जो था 1904 से लेके 1947 तक खत्म हो जाता है। देखो ये वीडियो, क्या ये वीडियो पूरी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व कर देगा? नहीं, आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा। लेकिन क्या ये वीडियो आपको फायदा करेगा? अल्टीमेट फायदा देगा, क्योंकि इस 1904 से 1947 के बीच में इतनी सारी चीजें होती हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ तक पढ़ते हुए आते हैं, आगे पढ़ते हुए जाते हैं, पीछे भूलते हुए जाते हैं, दिमाग में खिचड़ी बन जाती है। तो अगर आप इस वीडियो में अंतिम तक रुके हुए हो तो मान के चलो कि आपके अंदर आग है और आप प्रीलिम्स 2025 को फोड़ने वाले हो। इसी तरह लगे रहो, खासकर वो लोग जो लास्ट तक रुके हुए हो। ऑल द बेस्ट भाई। और आप अगर अंतिम तक रुके हुए हो तो आप कमेंट करो वीडियो पे कि आपने वीडियो पूरी देखी है, और आपके कमेंट को मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा, और आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो मैं पर्सनली सॉल्व करूंगा। इसी के साथ थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियोस में।